Hello students, welcome to Shweta Yadav Tutorials. Please like and subscribe my channel and hit bell icon for more updates. In this video we will discuss animal tissues और animal tissues में भी हम mainly यहाँ पे पढ़ेंगे epithelial tissue के बारे में। तो टिश्यू को स्टार्ट करने से पहले हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि सेल क्या होती है। So what is cell? Cell is basic unit of life. सेल क्या है? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। ये हमने जूनियर क्लासेस में भी पढ़ा है। अब यहाँ पे जब हम ऑर्गेनिजम्स को देखते हैं तो यहाँ पे दो प्रकार के ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलते हैं, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स एंड मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। यूनिसेल का मतलब है एक सिंगल सेल से बना हुआ ऑर्गेनिज्म और मल्टी का मतलब बहुत सारी सेल से बना हुआ ऑर्गेनिज्म। अब यहाँ पे अगर कोई ऑर्गेनिज्म यूनिसेल्ड ऑर्गेनिज्म है जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, लेशमेनिया, तो यहाँ पे सारे जितने भी बेसिक फंक्शन हैं वो एक सिंगल सेल को ही परफॉर्म करने हैं, जैसे न्यूट्रिशन या डाइजेशन, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन। सो हियर ऑल द basic function like digestion, respiration, reproduction are performed by single cell. एक ही सेल को सारे फंक्शन परफॉर्म करने हैं। इसका मतलब एक सिंगल सेल पे वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, डिवीजन ऑफ लेबर यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। जब हम बात करते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की तो यहाँ पे बेसिक फंक्शन परफॉर्म करने के लिए डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स हैं। सो हियर basic function are carried out or performed by different group of cell in a well organized manner. यहाँ पे अलग अलग ग्रुप हैं सेल के जो अलग अलग फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है? डिवीजन ऑफ लेबर देखने को मिलता है। तो यूनिसेल्ड ऑर्गेनिज्म में डिवीजन ऑफ लेबर देखने को नहीं मिलता है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में डिवीजन ऑफ लेबर देखने को मिलता है। इसका कॉमन एग्जाम्पल है हाइड्रा। तो ये तो बात हो गई सेल के बारे में और सेल के आधार पे ऑर्गेनिज्म के बारे में। अब सबसे पहले अगर हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे चलते हैं तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को टिश्यूज में समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेल क्या है। सेल की हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है लाइफ की। अब स्ट्रक्चरल क्यों है और फंक्शनल क्यों है? स्ट्रक्चरल इसलिए है कि अगर कोई भी ऑर्गन है, कोई भी टिश्यू है तो उसका स्ट्रक्चर मेनली कौन बना रहा है? सेल बना रही है। फंक्शनल क्यों है? क्योंकि स्पेसिफिक फंक्शन स्पेसिफिक सेल परफॉर्म करती है। जैसे मस्कुलर टिश्यू में जो पर्टिकुलर सेल है वो एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करती है, लोकोमोशन एंड मूवमेंट का। जब हम नर्व सेल की बात करते हैं तो वो इंपल्स को कंडक्ट करती है, जनरेट करने का काम करती है। सो व्हाट इज सेल? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अब सेल ऑर्गेनाइज्ड होती हैं और ऑर्गेनाइज्ड होकर टिश्यूज बनाती है। तो टिश्यू क्या है? ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल। सिमिलर सेल का ग्रुप है, मतलब बहुत सारी सिमिलर सेल्स ने आपस में ग्रुप बनाया। अब हमें ये बात पता होनी चाहिए कि जब सेल्स आपस में ग्रुप बनाती हैं तो सेल्स के बीच में स्पेस होता है जिसको हम कहते हैं इंटरसेल्युलर स्पेस। वहां पे सब्सटेंसेस भी होते हैं जिसको हम बोलते हैं इंटरसेल्युलर सब्सटेंसेस। तो यहाँ पे मान लीजिए ये जो सेल्स हैं इनके बीच में ये जो जगह है जिसको हम बोलते हैं इंटरसेल्युलर स्पेस, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? इंटरसेल्युलर सब्सटेंसेस प्रेजेंट है। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे? सिमिलर सेल अपने इंटरसेल्युलर सब्सटेंस के साथ, सिमिलर सेल अपने इंटरसेल्युलर सब्सटेंस के साथ एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करेंगी तो उसको हम क्या बोलेंगे? टिश्यू बोलेंगे। तो टिश्यू को हम डिफाइन कैसे करेंगे? ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स अलोंग विद देयर इंटरसेल्युलर सब्सटेंसेस परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करेंगी तो उसको हम बोलेंगे टिश्यू। क्लियर? अब टिश्यू ऑर्गेनाइज्ड होके क्या बनाएंगे? ऑर्गन। टिश्यू ऑर्गेनाइज्ड होके क्या बनाएंगे? ऑर्गन। तो यहाँ पे व्हेन टिश्यूज आर ऑर्गेनाइज्ड, अब यहाँ पे टिश्यू किस प्रकार से ऑर्गेनाइज्ड होंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जो टिश्यू ऑर्गेनाइज्ड होते हैं वो स्पेसिफिक पोर्शन एंड प्रोपोर्शन में होते हैं। सो व्हेन टिश्यूज आर ऑर्गेनाइज्ड इन स्पेसिफिक पोर्शन एंड पैटर्न, यहाँ पे जो टिश्यू ऑर्गेनाइज्ड हो रहे हैं वो किस में हो रहे हैं? एक स्पेसिफिक
पोर्शन और एक स्पेसिफिक पैटर्न में ऑर्गेनाइज हो रहे हैं। जब स्पेसिफिक पोर्शन और पैटर्न में ऑर्गेनाइज होते हैं तो यहाँ पे क्या बनता है, ऑर्गन बनता है। सो टिश्यूज आर ऑर्गेनाइज्ड इन अ स्पेसिफिक पैटर्न एंड प्रोपोर्शन, और पोर्शन या पैटर्न, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ऑर्गन। अब ऑर्गन जो हैं वो क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। ऑर्गन क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम। अब दो या दो से ज्यादा ऑर्गन आपस में इंटरैक्ट करते हैं। इनका जो इंटरैक्शन है वो फिजिकल एंड केमिकल इंटरैक्शन है, और जब ये फिजिकली एंड केमिकली इंटरैक्ट करते हैं और फिजिकली एंड केमिकली इंटरैक्ट करके ये एक स्पेसिफिक या कॉमन फंक्शन परफॉर्म करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, ऑर्गन सिस्टम। So when two or more organ perform a common function by their physical and chemical interaction, they together form organ system। ये क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं organ system, जैसे digestive system, respiratory system, excretory system, etc। अब बहुत सारे सिस्टम मिलके एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। तो इस तरीके से लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है, सेल, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम एंड ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट हम बात करते हैं टिश्यूज की। अब यहाँ पे मेनली जो चैप्टर का फोकस है वो टिश्यू पे है। अब टिश्यू की डेफिनेशन हम पढ़ चुके हैं। टिश्यू क्या है, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल अलोंग विद देयर इंटरसेल्युलर सब्सटेंस परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन इज नोन एज टिश्यू। Group of similar cell along with intercellular substances perform specific function. Such an organization is called tissue। इसी organization को हम क्या बोलते हैं, इसी organization को हम tissue बोलते हैं। अब यहाँ पे सबसे important बात क्या है कि जब tissues बनते हैं तो वहाँ पे cells कैसी हैं। मान लीजिए ये tissue है, मान लीजिए ये कोई tissue है और इस टिश्यू में ये सेल्स हैं। ये सेल्स हैं, ये है इंटरसेल्युलर स्पेस, इंटरसेल्युलर स्पेस, और यहीं पे प्रेजेंट है इंटरसेल्युलर सब्सटेंसेस। अब यहाँ पे ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल अलोंग विद देयर इंटरसेल्युलर सब्सटेंस एक ही कॉमन फंक्शन परफॉर्म करें, उसको हम टिश्यू बोलते हैं। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जब एक टिश्यू बनता है तो इस टिश्यू को बनने में जो सेल्स होती हैं वो सिमिलर या डिसिमिलर हो सकते हैं स्ट्रक्चर में, सिमिलर या डिसिमिलर हो सकते हैं फंक्शन में, बट हमेशा यहाँ पे जितनी भी सेल्स हैं उनका ओरिजिन सेम रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इधर सिमिलर और डिसिमिलर इन स्ट्रक्चर, जो सेल्स हैं वो सिमिलर या डिसिमिलर हो सकती हैं स्ट्रक्चर में, सिमिलर या डिसिमिलर हो सकती हैं फंक्शन में, बट उनका कॉमन ओरिजिन रहेगा, मतलब इनका ओरिजिन हमेशा सेम रहेगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। ऑल सेल आर सेम इन ओरिजिन, ओरिजिन इनका हमेशा सेम रहेगा। अब कुछ और इंपॉर्टेंट बातें, जब हम टर्म टिश्यू की बात करते हैं, द टर्म टिश्यू as well as study of tissue, that is histology, histology, और हम कह सकते हैं फादर ऑफ हिस्टोलॉजी इज बाइचेट। टर्म टिश्यू किसने दी थी, बाइचेट ने। स्टडी ऑफ टिश्यू या फादर ऑफ हिस्टोलॉजी कौन है, बाइचेट। एनिमल टिश्यू टर्म दी थी बाइचेट ने। अगर हम बात करते हैं प्लांट टिश्यू, तो प्लांट टिश्यू टर्म गिवन बाय ग्रू, द टर्म प्लांट टिश्यू गिवन बाय ग्रू। इसी तरीके से मैर्सिलो मैलपिगी जिन्होंने डिटेल स्टडी ऑफ टिश्यू दिया था, इन्होंने क्या दिया था, एनाटॉमी या डिटेल स्टडी ऑफ टिश्यू को बताया था। So this is general introduction of tissues। अब यहाँ पे टिश्यूज के इंट्रोडक्शन में हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी बॉडी में चार बेसिक कौन कौन से टिश्यूज प्रेजेंट है। तो हमारी बॉडी में चार जो बेसिक टिश्यूज प्रेजेंट है वो है एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, नर्वस टिश्यू एंड मस्कुलर टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड नर्वस टिश्यू। इसी के साथ साथ हमें इनके कॉमन
फंक्शन और इनका ओरिजिन भी पता होना चाहिए, क्योंकि इस पे क्वेश्चन रैंडमली पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि किस टिश्यू का ओरिजिन किस पर्टिकुलर एम्ब्रियोनिक लेयर से हुआ है। सो हियर फर्स्ट इज एपिथेलियल टिश्यू। तो एपिथेलियल टिश्यू का हम फंक्शन पढ़ेंगे, फिर उसका ओरिजिन पढ़ेंगे। ऐसे सारे टिश्यू का एक इंट्रोडक्टरी पार्ट में हम सारी फंक्शन और ओरिजिन को समझते चलेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एपिथेलियल टिश्यू। तो एपिथेलियल टिश्यू का जो फंक्शन है वो मेनली है कवरिंग लाइनिंग। अगर एपिथेलियल टिश्यू कवरिंग और लाइनिंग कर रहा है, इसका मतलब इसका काम है मेनली प्रोटेक्ट करने का। सो इट हेल्प्स इन कवरिंग, लाइनिंग एंड प्रोटेक्शन। ये कवरिंग, लाइनिंग एंड प्रोटेक्शन में असिस्ट करता है। इसी के साथ साथ अगर हम इनके ओरिजिन की बात करें तो तीनों जर्मिनल लेयर से लाइंड है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। तीनों की तीनों जर्मिनल लेयर से ही बना हुआ है, क्योंकि इसमें हम वैरायटी पढ़ेंगे। अलग अलग टिश्यू का ओरिजिन, बेसिकली अलग अलग टाइप का ओरिजिन अलग अलग जर्मिनल लेयर से होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कनेक्टिव टिश्यू। तो यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू में नाम ही आ रहा है कनेक्ट करने वाला, तो कनेक्टिव से यहाँ पे वर्ड आता है कनेक्शन। ये कनेक्शन में मदद करता है, ये ट्रांसपोर्ट करता है, सपोर्ट करता है। सो इट हेल्प्स इन कनेक्शन, इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन और हेल्प्स इन सपोर्ट। ये सपोर्ट देता है बॉडी को। किससे ओरिजिनेटेड है? मेसोडर्म से ओरिजिनेटेड है। नेक्स्ट हम बात करेंगे मस्कुलर टिश्यू। तो मस्कुलर टिश्यू में बेसिकली मसल्स आती हैं, और हमें ये पता है कि मसल्स का काम है कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन का। मसल्स लोकोमोशन एंड मूवमेंट में भी हेल्प करती हैं, और मस्कुलर टिश्यू भी मेसोडर्मल इन ओरिजिन है। सो इट हेल्प्स इन कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन विच रिजल्ट्स इन मूवमेंट एंड लोकोमोशन। मेसोडर्मल इन ओरिजिन है, मेसोडर्म से ओरिजिनेटेड है। कुछ एक्सेप्शंस भी हैं जिनको हम आगे डिस्कस करेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नर्वस टिश्यू। तो नर्वस टिश्यू का काम है मेनली इम्पल्स को जनरेट करना और कंडक्ट करना। सो इट जनरेट एंड कंडक्ट इम्पल्स एंड इट इज एंडोडर्मल इन और एक्टोडर्मल इन ओरिजिन। ये एक्टोडर्म से ओरिजिनेटेड है। तो यहाँ पे 4 बेसिक टिश्यूज हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, तो इसको हम एक बार फिर से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एपिथेलियल टिश्यू की। एपिथेलियल टिश्यू का काम है कवरिंग, लाइनिंग का। अगर ये कवरिंग और लाइनिंग कर रहा है, इसका मतलब ये प्रोटेक्शन दे रहा है। एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म तीनों से लाइंड है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू जो है कनेक्शन का काम करती है, सपोर्ट और प्रोटेक्शन का काम करती है। मेसोडर्मल इन ओरिजिन है। मस्कुलर टिश्यू में मसल्स आती हैं जो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन करती है, लोकोमोशन एंड मूवमेंट में हेल्प करती हैं। ये भी मेसोडर्मल इन ओरिजिन है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू एक्टोडर्म लाइंड है, और इसका मेन काम है नर्व इंपल्स को जनरेट और कंडक्ट करना। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे सबसे पहला टिश्यू की, दैट इज एपिथेलियल टिश्यू। यहां से अब इस चैप्टर का मेन पार्ट स्टार्ट होता है, दैट इज एपिथेलियल टिश्यू। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम एपिथेलियल टिश्यू को डिटेल डिस्कस करेंगे, इसके टाइप्स को पढ़ेंगे। तो एपिथेलियल टिश्यू के जनरल इंट्रोडक्शन को हम पढ़ते हैं। सबसे पहले इस टर्म को हम पढ़ते हैं कि एपिथेलियल का मतलब क्या है। तो यहाँ पे एपी का मतलब और थिलॉल या थीलियल का मतलब क्या है। तो अगर इस पर्टिकुलर टर्म को हम तोड़ें तो ये बनती है एपी एंड थीलिया या थिलॉस। एपी का मतलब होता है अपॉन, एपी का मतलब होता है अपॉन, एंड थीलिया का मतलब होता है ग्रो। थीलिया का मतलब होता है ग्रो। तो इस टिश्यू की एक खासियत होती है कि ये हमेशा दूसरे टिश्यू पे ग्रो करता है। इस टिश्यू की खासियत क्या है? दिस टिश्यू ऑलवेज ग्रो अपॉन अनदर टिश्यू। जिस टिश्यू पे ये ग्रो करता है उसको हम बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू। मतलब कि कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर ये टिश्यू ग्रो करता है। और एक और इसकी खास बात है कि ये एम्ब्रियो में सबसे पहले बनने वाला टिश्यू है। सो दिस इज द फर्स्ट टिश्यू formed during embryonic development. During embryonic development, epithelium originate first. एपिथेलियल टिश्यू को एपिथेलियम भी बोलते हैं। तो सबसे पहला जो टिश्यू ओरिजिनेट होता है, बनता है, दैट इज एपिथेलियल टिश्यू या एपिथेलियम। ये टिश्यू हमेशा दूसरे टिश्यू पे ग्रो करता है, और जिस पे ये ग्रो करता है उसको हम बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू। अब यहाँ पे टिश्यूज तो हो गए 2,
एक एपिथेलियल टिश्यू, एक कनेक्टिव टिश्यू है, तो नेचुरल सी बात है इनके बीच में एक सेपरेशन है, एंड दिस सेपरेशन इज बिकॉज ऑफ द बेसमेंट मेम्ब्रेन। इसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे। सो द नेम एपिथेलियम, एपी का मतलब होता है अपॉन, थीलिया का मतलब ग्रो, दिस टिश्यू ऑलवेज ग्रो अपॉन अनदर टिश्यू, इट ऑलवेज ग्रो ऑन कनेक्टिव टिश्यू। इस पर्टिकुलर टिश्यू में पावर ऑफ रीजनरेशन प्रेजेंट है, ये रीजनरेट करता है, इसकी जो सेल्स होती हैं वो रीजनरेट करते हैं। टिश्यू का नेचर कैसा है, रीजनरेट करने वाला है। अब यहाँ पे अगर हम एपिथेलियल टिश्यू को नॉर्मली ऐसे बनाएं, ये एक सेल, ये दूसरी सेल, ये तीसरी सेल, ये चौथी सेल, तो इस तरीके से इस टिश्यू में जो सेल्स हैं वो बहुत पास पास हैं। टिश्यू में जो सेल्स हैं वो बहुत पास पास है, यानी कि सेल्स जो हैं वो कॉम्पैक्टली अरेंज है, इंटरसेल्यूलर स्पेसेस न के बराबर है, क्लियर, या बहुत ही कम है। द सेल्स आर कॉम्पैक्टली पैक्ड, सेल्स बहुत ही पास पास हैं। इंटरसेल्यूलर स्पेसेस, इंटर सेल्यूलर स्पेस वेरी लेस और लिटिल, यहां पे बहुत ही कम इंटरसेल्यूलर स्पेस या मैट्रिक्स प्रेजेंट है। अब यहाँ पे इंटरसेल्यूलर मैट्रिक्स या स्पेस नहीं है तो यहाँ पे ना तो ब्लड वेसल जा पाती है ना ही लिम्फ वेसल जा पाती है, यहाँ पे ना तो ब्लड वेसल जा पाती है ना ही लिम्फ वेसल जा पाती है, कोई भी यहाँ पे वेसल नहीं जा पाती। तो इसका मतलब अगर ब्लड नहीं है तो न्यूट्रिशन नहीं है, तो उसको न्यूट्रिशन कैसे मिलता है, तो इसको न्यूट्रिशन देने वाला होता है अंडरलाइन कनेक्टिव टिश्यू। सो हियर blood vessels and lymph vessels are unable to pierce, यानी कि ना तो ब्लड वेसल जा पाती है ना ही लिम्फ वेसल जा पाती है। तो सबसे पहले हम देखें, ये एपिथेलियल टिश्यू है, ये एपिथेलियल सेल्स हैं, इनके बीच में जो इंटरसेल्यूलर स्पेसेस है वो बहुत ही कम है, ना तो ब्लड वेसल जा पा रही है ना लिम्फ वेसल जा पा रही है, तो यहाँ पे कुछ भी न्यूट्रिशन के लिए नहीं है, तो ये अपने अंडरलाइन कनेक्टिव टिश्यू से न्यूट्रिशन लेता है। बट इन दोनों टिश्यू को सेपरेट करने के लिए इनके बीच में क्या प्रेजेंट है, बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। सो ब्लड सर्कुलेशन इसमें एब्सेंट है क्योंकि ब्लड वेसल या लिम्फ वेसल नहीं जा पा रही है, ब्लड सर्कुलेशन एब्सेंट है, एंड दिस पर्टिकुलर टिश्यू गेट इट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम अंडरलाइन कनेक्टिव टिश्यू, ये अपना न्यूट्रिशन अपने अंडरलाइन कनेक्टिव टिश्यू से लेता है। अब यहाँ पे ये है एपिथेलियल टिश्यू, दिस इज एपिथेलियम या एपिथेलियल टिश्यू, एंड दिस इज कनेक्टिव टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू हमेशा कनेक्टिव टिश्यू पे ग्रो करेगा, और एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि हमारी बॉडी में कोई भी ऑर्गन हो उसमें सारे बेसिक टिश्यू हमें मिलेंगे। मान लीजिए हमारा स्टमक है तो स्टमक में एपिथेलियल टिश्यू भी है, कनेक्टिव टिश्यू भी है, नर्वस भी है, मस्कुलर भी है, सारे बेसिक टिश्यू हमें वहां पे देखने को मिलेंगे। उस पर्टिकुलर पोर्शन में जब भी हम एपिथेलियम या एपिथेलियल टिश्यू की बात करेंगे तो हमेशा वो कनेक्टिव टिश्यू पे ग्रो हमें दिखाई देगा, यानी कि इट ऑलवेज ग्रो अपॉन कनेक्टिव टिश्यू। अब इन दोनों को सेपरेट करने के लिए यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट है बेसमेंट मेम्ब्रेन, यहाँ पे प्रेजेंट है बेसमेंट मेम्ब्रेन। दिस बेसमेंट मेम्ब्रेन इज थिन, ये थिन है, नॉन लिविंग है, नॉन सेल्यूलर है, एंड सेलेक्टिवली परमिएबल है। ये नॉन लिविंग, नॉन सेल्यूलर, थिन एंड सेलेक्टिवली परमिएबल है। अब इस बेसमेंट मेम्ब्रेन को बनाने का काम कौन करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और कई बार ये क्वेश्चन आ भी जाता है कि भाई बेसमेंट मेम्ब्रेन कौन बनाता है। तो यहाँ पे हमेशा आपको ध्यान रखना है कि जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है उसको बनाने का काम दोनों टिश्यूज मिलके करते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई एपिथेलियल टिश्यू ही इसमें इन्वॉल्व है, यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू भी इन्वॉल्व है। तो यहाँ पे बेसमेंट मेम्ब्रेन इज सिक्रीटेड बाय बोथ कनेक्टिव टिश्यू एज वेल एज एपिथेलियल टिश्यू। तो यहाँ पे दोनों ही मिलके बेसमेंट मेम्ब्रेन को बनाने का काम करते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है बेसमेंट मेम्ब्रेन का, जो एपिथेलियल टिश्यू या एपिथेलियल सेल्स के पास में है, इसको हम बोलते हैं बेसल लैमिना, बेसल लैमिना, क्लियर। और जो कनेक्टिव टिश्यू के पास है उसको हम बोलते हैं फाइब्रस लैमिना, फाइब्रस लैमिना, क्लियर। बेसल लैमिना एंड फाइब्रस
लेमिना। अब यहाँ पे जो बेसल लेमिना है इसको किसने बनाया, तो बेसल लेमिना को बनाने का काम करता है एपिथेलियल टिश्यू, या इसको सिक्रेट करने का काम करता है एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल सेल, और ये बनी होती है ग्लाइकोप्रोटीन से। इट इज मेड अप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन से बनी होती है। वहीं हम बात करते हैं फाइब्रस लेमिना की, तो यहाँ पे एक बात तो क्लियर है कि यहाँ पे फाइबर्स प्रेजेंट होंगे, फाइबर्स के साथ साथ और क्या चीज प्रेजेंट होगी, और इसको बनाने का काम कौन करेगा, तो फाइब्रस लेमिना को बनाने का काम करता है कनेक्टिव टिश्यू। फाइब्रस लेमिना को बनाने का काम कौन करता है, कनेक्टिव टिश्यू, और ये बनी होती है म्यूकोपॉलीसैकेराइड से। म्यूकोपॉलीसैकेराइड से ये बनी होती है, साइड बाय साइड फाइबर्स भी यहाँ पे प्रेजेंट है। म्यूकोपॉलीसैकेराइड में यहाँ पे हम पढ़ते हैं किसको, हाइलुरोनिक एसिड। सो यहां पे ये बनी होती है म्यूकोपॉलीसैकेराइड, फाइबर्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन से। अगर कॉम्पोजिशन आ जाए, आपसे पूछ लिया जाए कि बेसमेंट मेम्ब्रेन किससे बनी होती है, तो बेसमेंट मेम्ब्रेन बनी होती है ग्लाइकोप्रोटीन, म्यूकोपॉलीसैकेराइड, फाइबर्स या हाइलुरोनिक एसिड से। सो बेसमेंट मेम्ब्रेन इज वेरी इंपॉर्टेंट। बेसमेंट मेम्ब्रेन का मतलब क्या है कि ऐसी मेम्ब्रेन जो एपिथेलियल और कनेक्टिव टिश्यू को सेपरेट कर रही है। क्लियर? एपिथेलियल टिश्यू हैज फ्री सरफेस which faces either a body fluid or outside environment। सिंपल सा मतलब है कि मान लीजिए कोई भी एपिथेलियल टिश्यू है, तो या तो वो बॉडी में इंटरनली फेस करेगा, इसका मतलब बॉडी फ्लूइड को फेस करेगा। किसको फेस करेगा, या तो बॉडी फ्लूइड को फेस करेगा, या फिर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को फेस करेगा, या फिर फेस करेगा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को। तो दो चीजों को ही फेस कर सकता है, या तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को, या ये फेस कर सकता है बॉडी फ्लूइड को। क्लियर? और इसका मेन काम है कवरिंग और लाइनिंग का। तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। एपिथेलियल टिश्यू इज ऑलवेज ग्रो अपॉन अनदर टिश्यू। एपी का मतलब होता है अपॉन एंड थिलोस का मतलब होता है ग्रो। जिस टिश्यू पे ये ग्रो करता है उसको हम बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू। दोनों के बीच में एक सेपरेशन होता है एंड दे आर सेपरेटेड बाय बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन थिन, परमिएबल, या फिर हम कह सकते हैं सेलेक्टिवली परमिएबल, नॉन लिविंग, नॉन सेलुलर होती है, जो कि ग्लाइकोप्रोटीन, म्यूकोपॉलीसैकेराइड, फाइबर से बनी होती है। एपिथेलियल टिश्यू में हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे सेल जंक्शन के बारे में। तो व्हाट इज सेल जंक्शन? टू प्रोवाइड बोथ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल लिंक बिटवीन इट्स इंडिविजुअल सेल। इंडिविजुअल सेल में स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल लिंक बनाने के लिए यहाँ पे क्या बनते हैं, सेल जंक्शन बनते हैं। अब ये सेल जंक्शन बनाने का काम करता कौन है? सेल जंक्शन को बनाने का काम करती है खुद एपिथेलियल टिश्यू या एपिथेलियल सेल्स। एपिथेलियल सेल्स मॉडिफाई होके क्या बनाती हैं, कुछ स्पेशलाइज स्ट्रक्चर बनाती हैं, फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स बनाती हैं। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, सेल जंक्शंस बोलते हैं। तो ये अलग अलग टाइप के हैं, इंटरडिजिटेशन, टाइट जंक्शन, डेस्मोसोम्स एंड गैप जंक्शन। इनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंटरडिजिटेशन के बारे में। इंटरडिजिटेशन का मतलब है कि यहाँ पे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो इस तरीके से मॉडिफाई हो रही है कि दूसरी सेल के साइटोप्लाज्म में एंटर करने की कोशिश करते हैं। तो मान लीजिए हम यहाँ पे बोलते हैं कि ये सेल ए है, दिस इज सेल ए एंड दिस इज सेल बी। अब ये जो ए सेल है ये इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ब्लू कलर की जो सेल है ये इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। मान लीजिए इस तरीके से अगर हम देखें तो मान लीजिए ये एक सेल है और ये इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन्वेजिनेट हो गई, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस इसने बना लिए। यहाँ पे बी सेल है, तो यहाँ पे जो बी सेल है इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने भी इन्वेजिनेट करके फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बना लिए। और यहाँ पे जो ए और बी सेल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनाती है। बनाने के साथ साथ दूसरी सेल या एडजेसेंट सेल के साइटोप्लाज्म में एंटर करने की कोशिश करती है। क्लियर? तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, फिंगर लाइक प्रोसेसेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन which enter into cytoplasm of adjacent cell। वो adjacent cell के साइटोप्लाज्म में एंटर कर जाती है
और इस तरीके से हमें दिखाई देती है सेल ए एंड बी, ये नेबरिंग सेल्स हैं, एडजेसेंट सेल हैं। तो अगर हम इसको नॉर्मली ऐसे समझें, क्लियर, मान लीजिए ये सेल ए है, ये सेल बी है, ये सेल ए ने फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनाए, ये सेल बी ने फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाए, और ये सेल ए और बी का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो दूसरी सेल के साइटोप्लाज्म में एंटर कर रहा है। तो इस पर्टिकुलर जंक्शन को हम क्या बोलेंगे, इंटरडिजिटेशन। क्या बोलेंगे इसको, इंटरडिजिटेशन। क्लियर, ये कहां पे देखने को मिलता है, ये स्ट्रेचेबल एपिथेलियम या ट्रांजिशनल एपिथेलियम में हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे टाइट जंक्शन। नाम से ही पता चल रहा है कि यहां पे दो सेल्स पास पास हैं। जब दो सेल्स आपस में कम्युनिकेट कर रही है, सेल इंटरैक्शन हो रहा है, तो यहाँ पे इंटरैक्शन किस तरीके का है कि दो सेल्स जो हैं वो ग्लू जैसे आपस में चिपकी हुई है। ऐसा लग रहा है कि दो सेल के बीच में ग्लू लगा के उन दोनों को चिपका दिया गया है। इसको वाटर सील कनेक्शन भी बोला जाता है या वाटर टाइट सील भी इसको बोला जाता है। अब यहाँ पे जो दो सेल हैं वो इस तरीके से कनेक्टेड है। कनेक्टेड क्यों है, क्योंकि यहाँ पे इनका जो कनेक्शन है वो किस लिए बनाया गया कि जिससे यहाँ पे कोई भी सब्सटेंस की लीकिंग नहीं हो। सो इट स्टॉप सब्सटेंस फ्रॉम लीकिंग अक्रॉस अ टिश्यू, यानी कि कोई भी आयन, स्मॉल मॉलिक्यूल्स या लार्ज मॉलिक्यूल्स यहाँ पे लीक ना हो। यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर एपिथेलियम है ये हमें देखने को मिलती है यूरिनरी ब्लैडर में। तो यहाँ पे टाइट जंक्शन, या फिर हम ये कह सकते हैं दिस इज द जंक्शन इन विच इट स्टॉप सब्सटेंस फ्रॉम लीकिंग अक्रॉस अ टिश्यू। नेक्स्ट हम बात करते हैं डेस्मोसोम्स की। अब यहाँ पे जो डेस्मोसोम्स हैं, डेस्मोसोम्स में सेल्स दूर दूर हैं, इस तरीके से सेल्स दूर दूर हैं, बट यहाँ पे दूर होने के साथ साथ एक सेल अपनी एडजेसेंट सेल से कनेक्टेड है। और किस तरीके से कनेक्टेड है, सीमेंटिंग। व्हाट इट परफॉर्म, इट परफॉर्म सीमेंटिंग, सीमेंट की तरह काम कर रहा है अपनी नेबरिंग सेल को अपने पास रखने के लिए। किस तरीके से काम कर रहा है, सीमेंटिंग की तरह काम कर रहा है, टू कीप नेबरिंग सेल टुगेदर, अपनी नेबरिंग सेल को अपने पास रखने के लिए सीमेंट की तरह काम कर रहा है। ये मेनली देखा जाता है नॉन स्ट्रेचेबल एपिथेलियम में। नॉन स्ट्रेचेबल एपिथेलियम में ये पर्टिकुलर सेल जंक्शन मैकेनिकल सपोर्ट देने का काम करता है। इट प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू नॉन स्ट्रेचेबल एपिथेलियम। अब ये सीमेंट की तरह काम कर रहा है, चिपकाने का काम कर रहा है, एडजेसेंट सेल को पकड़ने का काम कर रहा है। इसी कारण इसको बोला जाता है मैक्यूला एडहेरेंस। एडहेर मतलब चिपकना। क्लियर, certain intermediate fibers known as tonofibrils, इस पर्टिकुलर कनेक्शन में या कम्युनिकेशन में हमें यहाँ पे टोनोफिब्रिल्स भी दिखाई देते हैं, इंटरमीडिएट फाइबर्स भी यहाँ पे दिखाई देते हैं। तो डेस्मोसोम्स क्या है, सीमेंट की तरह परफॉर्म करता है जिससे अपनी नेबरिंग सेल को ये अपने साथ रख सके। यहाँ पे इंटरमीडिएट फाइबर्स भी दिखाई देते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, टोनोफिब्रिल्स। मैकेनिकल सपोर्ट देता है, नॉन स्ट्रेचेबल एपिथेलियम में ये दिखाई देता है, इसको मैक्यूला एडहेरेंस भी बोला जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं गैप जंक्शन। इस गैप जंक्शन में क्या देखने को मिलता है, मान लीजिए ये एक सेल है, ये दूसरी सेल से, इन दोनों सेल्स में जो कम्युनिकेशन हो रहा है, इंटरैक्शन जो हो रहा है, उस इंटरैक्शन के लिए यहाँ पे टनल जैसा बनता है। और इस टनल के बनने की वजह से यहाँ पे जो सब्सटेंसेस है, आयंस है, स्मॉल मॉलिक्यूल्स है, लार्ज मॉलिक्यूल्स है, उनका इजी ट्रांसफर होता है। सो इन दिस गैप जंक्शन दिस फैसिलिटेट द सेल टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। एक सेल दूसरी सेल से कम्युनिकेट करता है। रैपिड ट्रांसफर ऑफ आयंस, स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंड समटाइम्स बिग मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे रैपिड यानी कि बहुत जल्दी जल्दी एक्सचेंज होता है आयंस का, स्मॉल मॉलिक्यूल्स का या बड़े मॉलिक्यूल्स का समटाइम्स। तो इसको हम क्या बोलते हैं, गैप जंक्शन। तो यहाँ पे चार टाइप के हमने सेल जंक्शन पढ़े, गैप जंक्शन, डेस्मोसोम्स, टाइट जंक्शन एंड इंटरडिजिटेशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इस फिगर से समझते हैं कि अगर आपको दो सेल्स दे दी जाएं और इनमें आपको डिफरेंशिएट करना हो कि इनमें कौन सा पर्टिकुलर सेल जंक्शन किस पर्टिकुलर फिगर को रिप्रेजेंट कर रहा है या किस पर्टिकुलर
प्रोजेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जहाँ पे दिखे तो दैट इज इंटरडिजिटेशन। जहाँ पे आपको टोनोफिब्रल्स दिखे, दो सेल दूर दूर हैं बट यहाँ पे टोनोफिब्रल्स दिख रहे हैं, दिस इज डेस्मोसोम। टाइट जंक्शन, दो सेल का कम्युनिकेशन, एक छोटा सा इंटरैक्टिव पार्ट यहाँ पे दिखाई देगा, एक छोटा सा यहाँ पे दो सेल के बीच में कम्युनिकेशन दिखाई देगा, दिस इज टाइट जंक्शन। एक टनल जैसा जब दिखाई देगा दैट इज गैप जंक्शन। तो ये सारे के सारे डिफरेंशिएट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, कुछ यहाँ पे मॉडिफिकेशंस हुए हैं, यहाँ पे एपिथेलियल जो टिश्यूज हैं उनमें और कुछ स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशंस जो हैं वो भी हमें यहाँ पे समझने जरूरी है। सो यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ फ्री एंड, यहाँ पे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है फ्री एंड पे वो मॉडिफाई हो जाती है और मॉडिफाई होकर कुछ फंक्शनल स्ट्रक्चर बनाती है। टिश्यूज में क्या है, सेल्स है, सेल्स में क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अब सेल्स में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो मॉडिफाई हो जाती है। मान लीजिए ये एक टिश्यू है, ये एक टिश्यू है, अब यहां तो बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ये तो बेसमेंट मेम्ब्रेन आ गई, ये जो हिस्सा है ये इसका फ्री एंड है, तो इस फ्री एंड पे यहाँ पे माइक्रोविलाइज हो सकते हैं, सीलिया हो सकते हैं, क्लियर, स्टीरियोसीलिया हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो फ्री एंड पे जो भी चीज प्रेजेंट होगी उस प्रकार का यहाँ पे एपिथेलियम बन जाएगा, इसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे। बट इस मॉडिफिकेशन से यहाँ पे क्या फंक्शन होता है, यहाँ पे क्या ये एडाप्टेशन लेते हैं उसको समझना जरूरी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर फ्री एंड पे माइक्रोविलाई प्रेजेंट है तो उसका क्या नेचर होगा, माइक्रोविलाई क्या होती है और इसका काम क्या होता है। माइक्रोविलाई अगर प्रेजेंट है, सीलिया अगर प्रेजेंट है, काइनोसीलिया प्रेजेंट है या स्टीरियोसीलिया प्रेजेंट है, तो सबसे पहले इनका शेप कैसा होता है। अगर हम माइक्रोविलाइज की बात करते हैं तो माइक्रोविलाइज स्मॉल प्रोसेसेस है, माइन्यूट प्रोसेसेस हैं, इस तरीके से माइन्यूट प्रोसेसेस हैं, माइन्यूट प्रोसेसेस है, नॉन मोटाइल है, नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल है, नॉन मोटाइल है, नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल है। वहीं अगर हम बात करते हैं सीलिया की, अगर फ्री एंड पे सीलिया प्रेजेंट है तो सीलिया कैसे हैं, लॉन्ग सिलेंड्रिकल प्रोसेसेस हैं, इनका यूनिफॉर्म डायामीटर है, एपेक्स से बेस तक, मतलब ऊपर से नीचे तक ये यूनिफॉर्म है, एपेक्स से बेस तक ये यूनिफॉर्म है। इसी के साथ साथ ये मोटाइल है, कॉन्ट्रैक्टाइल है, ये लोकोमोशन में हेल्प करते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल नेचर के हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं स्टीरियोसीलिया, तो स्टीरियोसीलिया कॉनिकल शेप्ड है, नॉन मोटाइल, नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल है, नॉन मोटाइल, नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल है। तो यहाँ पे हमने क्या समझा कि अगर टिश्यू में फ्री एंड मौजूद है तो उस फ्री एंड में यहाँ पे क्या हो जाता है, कुछ मॉडिफिकेशंस हो जाते हैं, और मॉडिफिकेशन होने की वजह से यहाँ पे कुछ फंक्शनल स्ट्रक्चर्स हमें यहाँ दिखाई देते हैं, जैसे माइक्रोविलाई, सीलिया, स्टीरियोसीलिया या काइनोसीलिया। अब यहाँ पे माइक्रोविलाई का क्या फंक्शन है, माइक्रोविलाई हमें पता है कि जहां पे भी माइक्रोविलाई है वो सरफेस एरिया इंक्रीज करता है फॉर एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। सो माइक्रोविलाई इंक्रीजेस सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन, सरफेस एरिया को बढ़ाता है एब्जॉर्प्शन और सिक्रेशन के लिए। सीलिया का नेचर कैसा है, कैसा नेचर है, ये जो नेचर है वो है लोकोमोशन का, क्योंकि इनका एक हमने चीज पढ़ी है कि कॉन्ट्रैक्टाइल है, मोटाइल है, तो ये मेनली हेल्प करते हैं लोकोमोशन एंड मूवमेंट में, और ये यूनिफॉर्म डायरेक्शन में मूवमेंट में हेल्प करते हैं, मूवमेंट इन यूनिफॉर्म डायरेक्शन। सो मूवमेंट एंड लोकोमोशन में हेल्प करते हैं, और जो मूवमेंट होता है वो यूनिफॉर्म डायरेक्शन में होता है, मतलब एक ही दिशा में मूवमेंट में मदद करते हैं। वहीं स्टीरियोसीलिया भी सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं, स्टीरियोसीलिया भी सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं। तो यहाँ पे स्टीरियोसीलिया, माइक्रोविलाई सरफेस एरिया इंक्रीज करता है, माइक्रोविलाई एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन के लिए सरफेस एरिया इंक्रीज करता है, सीलिया या स्टीरियोसीलिया लोकोमोशन एंड मूवमेंट में हेल्प करते हैं, एंड यूनिफॉर्म डायरेक्शन में मूवमेंट में भी ये हेल्प करते हैं। अब यहाँ पे हमें एग्जाम्पल्स पता होने चाहिए कि अगर माइक्रोविलाई जहाँ पे भी प्रेजेंट है तो वो हिस्से कौन से हो सकते हैं। अब माइक्रोविलाई अगर प्रेजेंट है तो हमें सबसे पहले दिमाग में आता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल, नेफ्रॉन का प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल में माइक्रोविलाइज प्रेजेंट होते हैं जो
रीएब्जॉर्प्शन में मदद करते हैं। गॉल ब्लैडर में माइक्रोविलाइज प्रेजेंट है, गॉल ब्लैडर में माइक्रोविलाइज प्रेजेंट है। क्लियर? एंड वॉल ऑफ इंटेस्टीन, इंटेस्टीन में माइक्रोविलाइज प्रेजेंट है, क्योंकि इंटेस्टीन में जो माइक्रोविलाइज हैं वो सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। तो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल याद रहता है, इंटेस्टीन याद रहती है, गॉल ब्लैडर को आपको याद रखना है। तो ये माइक्रोविलाई के एग्जाम्पल है। अगर फ्री सरफेस पे माइक्रोविलाई प्रेजेंट है तो उसका काम क्या होगा और उसकी लोकेशन कहाँ पे होगी। नेक्स्ट बात करते हैं सीलिया। जो सीलिया प्रेजेंट है वो मेनली कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है? ये प्रेजेंट है ट्रैकिया, ब्रोंकस एंड ब्रोंकियोल्स। ये ट्रैकिया है, ये ब्रोंकस है, दिस इज ट्रैकिया, this is bronchus and these are bronchioles। तो bronchioles में क्या प्रेजेंट है? bronchioles में प्रेजेंट है सीलिया। फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब में भी सीलिया प्रेजेंट है। सीलिया क्या काम करते हैं? मूवमेंट में हेल्प करते हैं। किसके मूवमेंट में? ओवम के मूवमेंट में, क्योंकि ओवा जब रिलीज होता है वो ओवेरी से होता है और ओवेरी से रिलीज होकर वो फैलोपियन ट्यूब में आता है और फैलोपियन ट्यूब से उसे कहाँ जाना होता है? यूट्रस में जाना होता है। तो यहाँ पे सीलिया उसको मूव कराने में हेल्प करते हैं। एपेंडाइमल एपिथेलियम में प्रेजेंट होते हैं ब्रेन में। स्टीरियोसीलिया, स्टीरियोसीलिया मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के साथ एसोसिएट करते हैं, जैसे एपिडिडाइमिस, दिस इज एपिडिडाइमिस एंड दिस वन इज वास डिफरेंस। इसी के साथ साथ मैक्यूला एंड क्रिस्टा ऑफ इनर ईयर, इनर ईयर में मैक्यूला एंड क्रिस्टा में भी ये लोकेटेड हैं। तो इनकी लोकेशन समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है। अब यहां पे हम बात करते हैं कि जब हम एपिथेलियल टिश्यू को डिवाइड करते हैं तो एपिथेलियल टिश्यू के कितने टाइप्स हैं और इन टाइप्स को हम किस तरीके से पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ एपिथेलियम या एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू के दो टाइप है, सिंपल एपिथेलियम या कंपाउंड या स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम। सिंपल एपिथेलियम और कंपाउंड एपिथेलियम। सिंपल एपिथेलियम को सिंपल एपिथेलियम क्यों बोला है? सिंपल एपिथेलियम का मतलब है कि बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर सिंगल सेल की लेयर है, बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर केवल एक ही सेल की लेयर मौजूद है, इसको हम क्या कहते हैं? सिंपल एपिथेलियम। वहीं अगर बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर मल्टी लेयर ऑफ सेल्स हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर मल्टी सेलुलर लेयर है, दो या दो से ज्यादा अगर सेल की लेयर है तो उसको हम बोलते हैं कंपाउंड एपिथेलियम या स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम। क्लियर? सो हियर कंपोज्ड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल, सिंगल लेयर ऑफ सेल से बनी होती है। अब यहाँ पे इसका काम है लाइनिंग फॉर बॉडी कैविटी। इसका मेन काम है लाइन करना। किसको लाइन करना? बॉडी कैविटी को लाइन करना, डक्ट्स एंड ट्यूब्स को लाइन करना। सो इट लाइन्स बॉडी कैविटी, डक्ट्स एंड ट्यूब्स। क्लियर? शेप एंड स्ट्रक्चर के बेसिस पे, शेप एंड स्ट्रक्चर के बेसिस पे ये तीन टाइप की है। कौन कौन सी? सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, सिंपल कोलुमिनार एपिथेलियम। स्ट्रक्चर के बेसिस पे, शेप के बेसिस पे, मॉडिफिकेशंस ऑफ द सेल के बेसिस पे कितने प्रकार के? तीन प्रकार की, स्क्वैमस, क्यूबॉइडल एंड कोलुमिनर एपिथेलियम, सिंपल वन। ऑलराइट, नेक्स्ट हम बात करते हैं कंपाउंड एपिथेलियम, जो दो या दो से ज्यादा लेयर ऑफ सेल से बना होता है। ये लाइनिंग में मदद नहीं करता, इसका मेन काम है प्रोटेक्शन का। सो इट प्रोटेक्टिव इन फंक्शन, प्रोटेक्टिव फंक्शन एज इट इन आवर स्किन। इसका काम है प्रोटेक्शन करना, मेनली स्किन से एसोसिएट करती है। ये दो हिस्सों में डिवाइडेड है, नॉन स्ट्रेचेबल एपिथेलियम एंड स्ट्रेचेबल एपिथेलियम। जो स्ट्रेचेबल एपिथेलियम है इसको बोला जाता है ट्रांजिशनल एपिथेलियम। स्ट्रेचेबल एपिथेलियम को क्या बोला जाता है? ट्रांजिशनल एपिथेलियम। नॉन स्ट्रेचेबल एपिथेलियम फिर से तीन में डिवाइडेड है, स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस, स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल, स्ट्रैटिफाइड कोलुमिनर एपिथेलियम। तो यहाँ पे हम इनको स्टेप वाइज पढ़ेंगे। क्लियर है?
सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू या सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। ऑलराइट, तो सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, तो स्क्वैमस जैसे ही वर्ड आए तो आपको क्या समझना है कि यहाँ पे जो सेल्स हैं वो फ्लैट हैं, चपटी सेल से बना हुआ है। ऑलराइट, सिंपल है, सिंपल का मतलब है कि सिंगल सेल की लेयर है, तो यहाँ पे सबसे पहला सेल्स फ्लैट है, सिंगल सेल की लेयर है। दूसरी बात, इंपॉर्टेंट बात, तीसरी बात यह है कि अगर सेल्स फ्लैट हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे स्केल्स की तरह, जैसे सांप कि हम अगर उसको एक्सोस्केलेटन देखें तो वहाँ पे स्केल्स जैसा दिखाई देता है, यहाँ पे भी स्केल लाइक सेल्स हमें देखने को मिलती हैं। और यहाँ पे जो सेल्स हैं वहाँ पे इरेगुलर बाउंड्रीज भी हमें देखने को मिलती है। तो सबसे पहले हम बात क्या करेंगे, सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट सेल्स। यहाँ पे सिंगल लेयर है, किसकी है, फ्लैट सेल की सिंगल लेयर है। यहाँ पे स्केल लाइक सेल्स हैं, स्केल लाइक सेल्स हैं, स्केल जैसी सेल्स हैं, क्लियर, विद इरेगुलर बाउंड्रीज। और यहां पे जो बाउंड्रीज हैं वो किस प्रकार की है, इरेगुलर बाउंड्रीज हैं। यहां पे अगर हम देखें कि ये एनिमल सेल्स हैं, ये पर्टिकुलर जो टिश्यू है, इस पर्टिकुलर टिश्यू को हम एनिमल टिश्यू बोल रहे हैं। इस एनिमल टिश्यू में नेचुरल सी बात है सेल्स होंगी। अब यहाँ पे जो सेल्स हैं वो फ्लैट हैं, क्लियर। फ्लैट सेल्स में न्यूक्लियस कैसा होगा, फ्लैट होगा। बट न्यूक्लियस फ्लैट होने के साथ साथ न्यूक्लियस का खुद का शेप कैसा होगा, तो यहाँ पे ओवल एंड स्फेरिकल न्यूक्लियस। यहाँ पे किस प्रकार का न्यूक्लियस है, राउंड एंड फ्लैट न्यूक्लियस, सेंटर में लोकेटेड है, राउंड भी है एंड फ्लैट भी है, क्लियर। तो यहाँ पे राउंड एंड फ्लैट न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, राउंड एंड फ्लैट न्यूक्लियस इज प्रेजेंट like this. राउंड एंड फ्लैट न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। इस पर्टिकुलर एपिथेलियम के दो और नाम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेवमेंट मेम्ब्रेन एंड टेसेलेटेड एपिथेलियम। पेवमेंट मेम्ब्रेन या पेवमेंट एपिथेलियम, या इसको बोला जाता है टेसेलेटेड एपिथेलियम। पेवमेंट क्यों बोला जाता है, जिस प्रकार फ्लोर पे टाइल्स लगी होती हैं, फ्लोर पे आपने देखा होगा कि जो टाइल्स लगी होती हैं वो टाइल्स बहुत पास पास होते हैं, उन टाइल्स के बीच में कोई गैप नहीं होता, क्लियर। तो फ्लोर पे टाइल्स का जिस प्रकार से अरेंजमेंट होता है, जिस तरीके से वो अरेंज होती हैं, उसी तरीके से इस एपिथेलियम में भी सेल्स का अरेंजमेंट वैसा ही होता है। इसी कारण इसको बोला जाता है पेवमेंट मेम्ब्रेन। इरेगुलर बाउंड्रीज या वेवी अपीयरेंस होने की वजह से इसको बोला जाता है टेसेलेटेड एपिथेलियम। इसका मेन काम है फिल्ट्रेशन एंड डिफ्यूजन का, इसका मेन काम है फिल्ट्रेशन एंड डिफ्यूजन का। तो इस पर्टिकुलर एपिथेलियम में हमने क्या पढ़ा, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम में हमने पढ़ा कि यहाँ पे जो सेल्स हैं उनकी सिंगल लेयर है, फ्लैट सेल्स है। फ्लैट सेल्स होने के साथ साथ यहाँ पे स्केल लाइक सेल्स हैं, स्केल लाइक सेल्स हैं इरेगुलर बाउंड्रीज के साथ। इरेगुलर बाउंड्रीज के साथ होने के साथ साथ यहाँ पे जो न्यूक्लियस होता है वो भी फ्लैट है, क्योंकि सेल्स फ्लैट है तो न्यूक्लियस भी फ्लैट है, बट राउंड एंड सेंट्रल न्यूक्लियस यहाँ पे लोकेटेड है। इस पर्टिकुलर एपिथेलियम को टेसेलेटेड एपिथेलियम बोलते हैं क्योंकि ये वेवी अपीयरेंस देता है। साथ ही साथ इसको पेवमेंट मेम्ब्रेन भी बोला जाता है, क्योंकि इस पर्टिकुलर एपिथेलियम को ऐसा बोला जाता है जैसे फ्लोर पे टाइल्स का अरेंजमेंट होता है। इसका मेन फंक्शन है डिफ्यूजन एंड फिल्ट्रेशन। अब यहाँ पे जैसे ही फिल्ट्रेशन एंड डिफ्यूजन वर्ड आता है इसके फंक्शन में, तो हमें ये समझ जाना चाहिए कि इसकी लोकेशन कहाँ पे होगी। जैसे ही वर्ड आया फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन किसका काम है, फिल्ट्रेशन मेनली काम है किडनी के नेफ्रॉन का। तो नेफ्रॉन में ये कहाँ पे प्रेजेंट है, नेफ्रॉन में ये दो जगह लोकेटेड है। पहला बोमन्स कैप्सूल, बोमन्स कैप्सूल में जो पोडोसाइट्स हैं वहां पे लोकेटेड है, एज वेल एज थिन पार्ट ऑफ लूप ऑफ हेनले, थिन पार्ट ऑफ लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले के थिन पार्ट में भी सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम प्रेजेंट होती है। दूसरा इसका फंक्शन है किसका, डिफ्यूजन का। डिफ्यूजन किसका काम है, एल्वियोलाइज का काम है। तो एल्वियोलाइज में, लंग एल्वियोलाइज में जो न्यूमोसाइट 1 है वहां पे भी ये प्रेजेंट होती है। तो न्यूमोसाइट 1 किससे बनी होती है, स्क्वैमस एपिथेलियम से बनी होती है। नेक्स्ट और कहां कहां पे प्रेजेंट है, मीजोथीलियम दैट इज पेरिटोनियम लाइनिंग ऑफ सीलोम में प्रेजेंट है। एंडोथीलियम ब्लड वेसल की लाइनिंग में प्रेजेंट है।
ब्लड वेसल की लाइनिंग में प्रेजेंट है। नेक्स्ट ये प्रेजेंट है आउटर सरफेस ऑफ इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन की आउटर सरफेस पे, हार्ट की इनर कवरिंग पे, दैट इज एंडोकार्डियम। तो ये इसकी लोकेशन है और ये लोकेशन आपको प्रॉपर पता होनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू के बारे में। तो यहाँ पे जैसा भी पर्टिकुलर नाम है वैसे ही उस पर्टिकुलर टिश्यू में सेल प्रेजेंट होंगी। तो सबसे पहले ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, इस बेसमेंट मेम्ब्रेन पे सिंगल लेयर ऑफ सेल है और जो सेल है उसकी जो शेप है वो क्यूब लाइक है, जैसे आइस क्यूब्स होती हैं। तो मान लीजिए एक पर्टिकुलर जगह आपने बहुत सारी आइस क्यूब्स को एक साथ जमा दिया है, इस तरीके की अपीयरेंस यहाँ पे दिखाई देती है। सो हियर सेल्स आर क्यूब इन शेप, सेल्स आर क्यूब इन शेप, ऑलराइट, बिकॉज दिस इज क्यूबॉइडल एपिथेलियम। अब सेल के साथ साथ यहाँ पे न्यूक्लियस कैसा होगा उसको भी समझना जरूरी है। तो यहाँ पे जो न्यूक्लियस होता है वो सेंटर में होता है, स्फेरिकल न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस इज स्फेरिकल एंड प्रेजेंट एट सेंटर। ध्यान रखना है ये जितने भी हम टिश्यूज पढ़ रहे हैं, इन टिश्यूज में जितनी भी सेल्स होंगी उनका न्यूक्लियस हमेशा सेंटर में ही होगा, क्योंकि ये सारी एनिमल सेल्स हैं और एनिमल सेल का न्यूक्लियस हमेशा सेंटर में होता है। ये अलग बात है कि किसी का न्यूक्लियस फ्लैट हो सकता है, किसी का स्फेरिकल हो सकता है, किसी का इलोंगेटेड हो सकता है, बट न्यूक्लियस हमेशा सेंटर में ही प्रेजेंट होगा। तो इन दिस पर्टिकुलर टिश्यू the nucleus is present in the center inside the cell। अब इस पर्टिकुलर एपिथेलियम को जर्मिनल एपिथेलियम बोला जाता है क्योंकि ये मेनली गोनाड्स में प्रेजेंट है। अगर हम मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें और अगर हम स्पर्मेटोजेनेसिस या oogenesis की बात करें तो उसकी शुरुआत कहाँ से होती है? इस पर्टिकुलर एपिथेलियम से होती है। इसका मेन फंक्शन है एब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन एंड एक्सक्रीशन। अब जैसे ही फंक्शन आता है तो इसकी लोकेशन तुरंत समझनी चाहिए। सबसे पहले इसने क्या बोला? एब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन। अब जैसे ही सिक्रीशन वर्ड आया तो सिक्रीशन किसका काम है बॉडी में? ग्लैंड्स का काम है। तो ये ग्लैंड्स के साथ एसोसिएट करेगी, इसको हम जर्मिनल एपिथेलियम बोलते हैं। तो ये गोनाड्स के साथ एसोसिएट करेगी, तो यहाँ पे लोकेशन तुरंत हमें याद आ जानी चाहिए। तो सबसे पहले हम सिक्रीशन से इसकी लोकेशन को समझते हैं। जब हम सिक्रीशन की बात करते हैं तो मोस्ट ऑफ द ग्लैंड्स में ये पर्टिकुलर एपिथेलियम हमें देखने को मिलती है। सो दिस particular epithelium is present in most of the glands of our body। हमारे बॉडी के मोस्ट ऑफ द ग्लैंड्स में ये एपिथेलियम हमें देखने को मिलते हैं। कौन से एपिथेलियम? क्यूबॉइडल एपिथेलियम। अब ग्लैंड्स में कहाँ कहाँ पे ये प्रेजेंट है? सिक्रीटरी यूनिट ऑफ स्वेट ग्लैंड्स, स्वेट ग्लैंड्स की सिक्रीटरी यूनिट में हमें देखने को मिलती है। अगर हम पेनक्रियाज की बात करते हैं तो पेनक्रियाज में सिक्रीशन का काम कौन करता है? एसिनी ऑफ पेनक्रियाज। तो ये एसिनी ऑफ पेनक्रियाज में हमें देखने को मिलती है। तो एसिनी ऑफ पेनक्रियाज, स्वेट ग्लैंड्स की सिक्रीटरी यूनिट में। फिर हम बात करते हैं थायराइड ग्लैंड में। तो थायराइड ग्लैंड हार्मोन्स बनाता है। तो हार्मोन्स कौन बनाते हैं? वेसाइकल्स बनाते हैं। तो वेसाइकल ऑफ थायराइड ग्लैंड में ये हमें देखने को मिलती है। आईज में भी ये लोकेटेड है। तो आईज में इसकी लोकेशन कहाँ कहाँ पे? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। इट इज लोकेटेड इन द आइरिस ऑफ आईज, कोरॉइड ऑफ आई, सीलियरी बॉडी एंड एपिथेलियम ऑफ रेटिना। आई में ये बहुत सारी जगह लोकेटेड है। नेक्स्ट जर्मिनल एपिथेलियम बोला जाता है। तो इट इज लोकेटेड इन गोनाड्स, ओवेरी एंड टेस्टिस में ये लोकेटेड है। एंड यहाँ पे अगर हम बात करते हैं इसका फंक्शन क्या है? एब्जॉर्प्शन का। तो एब्जॉर्प्शन का जो फंक्शन है, अभी तक हमने सिक्रीशन का फंक्शन पढ़ा आई को छोड़ के, यहाँ पे एब्जॉर्प्शन भी इसका फंक्शन है और सिक्रीशन भी इसका फंक्शन है। तो हमें ध्यान रखना है कि एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन ये दोनों चीजें कहाँ पे होती है? नेफ्रॉन में होती हैं। टिब्यूलर सिक्रीशन, टिब्यूलर रीएब्जॉर्प्शन, ये दोनों चीजें हमें नेफ्रॉन में देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पे नेफ्रॉन में प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल में, थिक पार्ट ऑफ लूप ऑफ हेनले, डीसीटी में, डिस्टल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल में, कलेक्टिंग डक्ट में ये हमें देखने को मिलती है अपने मॉडिफिकेशन के साथ। अब यहाँ पे ध्यान रखना, अगर फ्री एंड पे
अगर फ्री एंड पे सीलिया प्रेजेंट है तो ये हो जाएगी सीलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। सिंपल सा कहने का मतलब है कि अगर इसके फ्री एंड पे हमें सीलिया देखने को मिलेंगे तो ये सीलिएटेड एपिथेलियम हो जाएगी। अगर इसी के फ्री एंड पे हमें माइन्यूट प्रोसेसेस यानी कि माइक्रोविलाइज देखने को मिल जाएगी तो ये ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम, ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम हो जाएगी। तो ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम हमें प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में देखने को मिलती है। सीलेटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम हमें कलेक्टिंग डक्ट में देखने को मिलती है। तो ये सारी लोकेशन हो गई किसकी, क्यूबॉइडल एपिथेलियम की। कौन सी क्यूबॉइडल एपिथेलियम की, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम की। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉलमिनार एपिथेलियम। तो जैसा नाम है वैसी ही सेल होगी। तो यहाँ पे सेल कैसी है, पिलर जैसी लंबी सेल है। तो इस पर्टिकुलर एपिथेलियम में जो सेल्स होंगी वो लंबी होंगी। सेल की सिंगल लेयर होगी और सेल लॉन्ग, स्लेंडर, इलोंगेटेड और पिलर लाइक सेल्स पिलर लाइक, टॉल, स्लेंडर सेल्स, लंबी सेल्स है। अब यहाँ पे अगर सेल्स लंबी हैं तो नेचुरल सी बात है इनका न्यूक्लियस भी लंबा हो जाएगा, इनका न्यूक्लियस भी इस तरीके से लंबा हो जाएगा। तो इलोंगेटेड न्यूक्लियस प्रेजेंट एट बेस ऑफ द सेल और लंबा होके बेस ऑफ द सेल पे आ जाएगा, मतलब नीचे की तरफ आ जाएगा, बेस ऑफ द सेल पे लोकेटेड हो जाएगा। इनका काम भी एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन का है। इनका काम भी किसका है, एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन का है। और ये मेनली प्रेजेंट होती है स्टमक एंड इंटेस्टाइन में। दे आर प्रेजेंट इन द स्टमक एंड इंटेस्टाइन, जो कि सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती हैं। कहां पे लोकेटेड है, लीवर एंड बाइल डक्ट, ये लीवर में मिलती है, बाइल डक्ट में लोकेटेड है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये यूट्रस में लोकेटेड है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये यूट्रस में लोकेटेड है। अब इसके मॉडिफिकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है और मॉडिफिकेशन के साथ साथ यहाँ पे कौन सा मॉडिफिकेशन जो है उस मॉडिफिकेशन का जो एग्जाम्पल है वो भी आपको प्रॉपर समझना है, क्योंकि इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं, सीलिएटेड कर चुके हैं, माइक्रोविलाई वाला कर चुके हैं एंड काइनोसीलिया वाला भी कर चुके हैं। तो सबसे पहले मॉडिफिकेशन में सबसे पहले हम बात करेंगे अगर इसके इस पर्टिकुलर एपिथेलियम के फ्री सरफेस पे, अगर इस पर्टिकुलर एपिथेलियम के फ्री सरफेस पे माइक्रोविलाई प्रेजेंट है, बहुत ध्यान से समझना, माइक्रोविलाई प्रेजेंट है, तो जहां पे भी माइक्रोविलाई प्रेजेंट होगी ऐसी एपिथेलियम बन जाएगी ब्रश बॉर्डर। अब ब्रश बॉर्डर तो है, साथ साथ में ये टाइप क्या है, कॉलमिनर, तो इसको हम बोल देंगे ब्रश बॉर्डर्ड कॉलमिनर एपिथेलियम, ब्रश बॉर्डर कॉलमिनर एपिथेलियम जहां पे माइक्रोविलाई प्रेजेंट है। तो इसका काम क्या है, एब्जॉर्प्शन का, इसका काम क्या है, एब्जॉर्प्शन का। वे सरफेस एरिया इंक्रीज करता है एब्जॉर्प्शन के लिए। क्लियर, ये मॉडिफिकेशंस है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे ग्लैंडुलर कॉलमिनर एपिथेलियम। ग्लैंडुलर कॉलमिनर एपिथेलियम का क्या मतलब है कि भाई कॉलमिनर एपिथेलियम के बीच में यहाँ पे गॉबलेट सेल का होना, ग्लैंडुलर एपिथेलियम के बीच में यहाँ पे गॉबलेट सेल का होना। अब ये जो गॉबलेट सेल है ये म्यूसिन सिक्रीट करती है, क्लियर, और ये क्या करती है, ये म्यूकस बनाने का काम भी करती है। तो यहाँ पे जहां पे भी गॉबलेट सेल आएगी बीच में ऐसी एपिथेलियम बन जाएगी ग्लैंडुलर कॉलमिनर एपिथेलियम। जहां पे भी गॉबलेट सेल है तो गॉबलेट सेल एक ग्लैंड है, यूनिसेलुलर ग्लैंड है, और यूनिसेलुलर ग्लैंड होने की वजह से इसको हम क्या बोल देंगे, ग्लैंडुलर कॉलमिनर एपिथेलियम, ग्लैंडुलर कॉलमिनर एपिथेलियम। अब यहाँ पे गॉबलेट सेल भी है और माइक्रोविलाई भी है, दोनों है। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि अगर माइक्रोविलाई है तो ये ब्रश बॉर्डर है, अगर यहाँ पे गॉबलेट सेल है तो ग्लैंडुलर है। तो ये वाली जो एपिथेलियम है जहां पे दोनों ही चीजें आएंगी तो इसको हम क्या बोल देंगे, इसको हम बोल देंगे ग्लैंडुलर ब्रश बॉर्डर कॉलमिनर एपिथेलियम।
यहाँ पे गॉबलेट सेल के होने की वजह से, माइक्रोविलाई के होने की वजह से इसका नाम आ जाएगा ग्लैंडुलर ब्रश बॉर्डर कॉलुमिनर एपिथेलियम। क्लियर? कॉलुमिनर एपिथेलियम के मॉडिफिकेशन, इसे कॉलुमिनर एपिथेलियम बोलेंगे। अगर एपिथेलियम के सरफेस पे, अगर फ्री सरफेस ऑफ द एपिथेलियम सीलिया प्रेजेंट है, कॉलुमिनर एपिथेलियम के फ्री सरफेस पे सीलिया प्रेजेंट है, तो सीलिया के होने की वजह से सिलिएटेड कॉलुमिनर एपिथेलियम, सिलिएटेड कॉलुमिनर एपिथेलियम। और वहीं अगर स्टीरियोसीलिया आ जाएंगे तो स्टीरियोसिलिएटेड, वहीं अगर स्टीरियोसीलिया आ गए, वहीं अगर एपिथेलियम पे स्टीरियोसीलिया आ जाएं, ये एपिथेलियम है और इस एपिथेलियम में अगर इस तरीके से स्टीरियोसीलिया कॉनिकली शेप्ड स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाई दे तो इनको हम क्या बोलेंगे? स्टीरियोसिलिएटेड कॉलुमिनर एपिथेलियम। तो ये सारे के सारे मॉडिफिकेशन है एपिथेलियम के, और ये सारे मॉडिफिकेशंस प्रॉपर याद होने चाहिए। कौन कौन सा मॉडिफिकेशन है? ब्रश बॉर्डर कॉलुमिनर एपिथेलियम, ग्लैंडुलर कॉलुमिनर एपिथेलियम। ग्लैंडुलर का मतलब यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? गॉबलेट सेल है। अगर गॉबलेट सेल और माइक्रोविलाई दोनों प्रेजेंट है तो ग्लैंडुलर ब्रश बॉर्डर कॉलुमिनर एपिथेलियम। सीलिया प्रेजेंट है तो सीलिएटेड कॉलुमिनर एपिथेलियम। स्टीरियोसीलिया प्रेजेंट है तो स्टीरियोसिलिएटेड कॉलुमिनर एपिथेलियम। कहाँ पे प्रेजेंट है? तो सीलिया वाला एग्जाम्पल, माइक्रोविलाई वाला एग्जाम्पल हम ऑलरेडी कर चुके हैं। फैलोपियन ट्यूब में प्रेजेंट है, एपेंडाइमल एपिथेलियम में प्रेजेंट है। फैलोपियन ट्यूब में एंड एपिडाइमल एपिथेलियम ऑफ ब्रेन वेंट्रिकल में ये लोकेटेड है। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। तो स्यूडो का मतलब होता है नकली, स्ट्रेटिफाइड का मतलब होता है मल्टी लेयर्ड। मतलब क्या है कि होती तो सिंगल लेयर है बट प्रिटेंड कैसे करती है कि मैं मल्टी लेयर्ड हूं। ऑलराइट, प्रिटेंड कैसे करती है ये एपिथेलियम कि मैं मल्टी लेयर्ड हूं। सो हियर These cells are pillar like। इस पर्टिकुलर एपिथेलियम में सेल्स कैसी होती हैं? पिलर लाइक, मतलब सेल्स लंबी होती हैं, कुछ सेल्स छोटी होती हैं, फिर सेल लंबी, बीच बीच में छोटी। तो इस तरीके से यहां पे इस एपिथेलियम में लॉन्ग एंड शॉर्ट सेल्स प्रेजेंट होते हैं, लंबी और छोटी सेल्स प्रेजेंट होती हैं। अब अगर सेल्स लंबी और छोटी हैं तो नेचुरल सी बात है कि इस पर्टिकुलर सेल में जो भी अगर लंबी सेल है तो उसका जो न्यूक्लियस है वो अलग लेवल पे दिखाई देगा। अगर कोई सेल शॉर्ट है तो उसका न्यूक्लियस का लेवल अलग दिखाई देगा। तो यहाँ पे न्यूक्लियस अलग अलग लेवल पे दिखाई देते हैं। न्यूक्लियस जब अलग अलग लेवल पे दिखाई देते हैं तो ऐसा लगता है कि ये एपिथेलियम कैसी है? मल्टी लेयर्ड है, बट होती कैसी है? सिंगल लेयर। क्योंकि यहाँ पे बड़ी छोटी सेल्स है और बड़ी छोटी सेल्स के होने की वजह से यहाँ पे जो न्यूक्लियस का लेवल है वो कैसा हो जाता है? ऊपर नीचे हो जाता है। तो ये मल्टी लेयर अपीयर करती हैं। सो हियर दीज सेल्स आर पिलर लाइक इन शेप। सेल्स यहाँ पे पिलर लाइक है तो नेचुरल सी बात है ये भी कॉलुमिनर एपिथेलियम का ही मॉडिफिकेशन है, क्योंकि सेल्स हैं तो लंबी, सेल्स हैं तो लंबी। अगर कोई यहाँ पे टॉल सेल है वो भी लंबी है, शॉर्ट सेल भी लंबी है, उसका शेप क्यूब लाइक नहीं है। इन दिस एपिथेलियम टू टाइप्स ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट। दो प्रकार की सेल्स यहाँ पे देखने को मिलती है, टॉल सेल एंड शॉर्ट सेल। टॉल सेल भी है, शॉर्ट सेल भी है। न्यूक्लियस इन बोथ सेल्स आर प्रेजेंट। दोनों ही सेल में, चाहे वो टॉल सेल हो शॉर्ट सेल हो, यहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, डिफरेंट लेवल पे होता है। न्यूक्लियस इज लोकेटेड इन द डिफरेंट लेवल, सो इट इज अपीयर बाय लेयर्ड। इसी कारण से ये बाय लेयर अपीयर होती है। ऑल सेल्स आर प्रेजेंट ऑन सिंगल बेसमेंट मेम्ब्रेन, सो इट इज यूनिलेयर्ड। सारी की सारी सेल, चाहे टॉल सेल हो शॉर्ट सेल हो, सिंगल बेसमेंट मेम्ब्रेन पे ही वो प्रेजेंट होती है। ऑलराइट, pseudostratified ciliated columnar glandular epithelium, that is very very important। pseudostratified का मतलब है कि इस पर्टिकुलर एपिथेलियम में टॉल एंड शॉर्ट सेल्स प्रेजेंट है। मान लीजिए ये जो सेल है, these cells are tall cells, इनको हम बोल रहे हैं शॉर्ट सेल्स,
इनके बीच बीच में यहाँ पे शॉर्ट सेल्स प्रेजेंट हैं, टॉल सेल्स, शॉर्ट सेल्स। अब ये जो दोनों सेल्स हैं, इनमें जो न्यूक्लियस का लेवल है वो भी अलग अलग हो रहा है। तो ये किस तरीके से दिखाई दे रही हैं? ये दो लेयर्स में दिखाई दे रही हैं, बट होती कैसी हैं? सिंगल लेयर, मतलब सिंगल लेयर ऑफ सेल यहाँ पे बेसमेंट मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट है, बट प्रिटेंड कैसे करती है? मल्टी लेयर्ड। तो यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं? स्यूडो स्ट्रैटिफाइड। फ्री सरफेस पे सीलिया प्रेजेंट है तो सीलिएटेड, कॉल्यूमिनर सेल्स हैं तो कॉल्यूमिनर, गॉबलेट सेल्स प्रेजेंट है इसलिए ग्लैंडुलर, और एपिथेलियम है तो इसलिए इसको बोला जाता है एपिथेलियम। तो इसको बोला जाता है स्यूडो स्ट्रैटिफाइड सीलिएटेड कॉल्यूमिनर ग्लैंडुलर एपिथेलियम। अब ये लोकेटेड कहाँ पे है? इसकी लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है। सो इट इज लोकेटेड इन द रेस्पिरेटरी एपिथेलियम ऑफ नेजल चैम्बर। ये रेस्पिरेटरी एपिथेलियम में प्रेजेंट होती है नेजल चैम्बर या नेजल कैविटीज में, ट्रैकिया में एंड ब्रोंकाई में लोकेटेड है। तो इसकी लोकेशन जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कंपाउंड या स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम। स्ट्रैटिफाइड मतलब दो या दो से ज्यादा लेयर यहाँ पे सेल की प्रेजेंट है। मतलब इस एपिथेलियम में बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर दो या दो से ज्यादा लेयर ऑफ सेल लोकेटेड है, दो से ज्यादा सेल की लेयर प्रेजेंट है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रैटिफाइड या कंपाउंड एपिथेलियम। मल्टी लेयर्ड, मोर देन वन लेयर ऑफ सेल इज प्रेजेंट, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ये किसी भी तरीके से एब्जॉर्प्शन या सिक्रीशन में हेल्प नहीं करती है। इसका लिमिटेड रोल है सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन में। तो ये काम क्या करती है? ये काम करती है प्रोटेक्शन का। इट प्रोटेक्ट अगेंस्ट मैकेनिकल एंड केमिकल स्ट्रेस। मैकेनिकल और केमिकल स्ट्रेस के अगेंस्ट ये प्रोटेक्शन देने का काम करती है। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेचिंग, स्ट्रेचिंग के आधार पे या स्ट्रेचिंग एबिलिटी के आधार पे ये दो प्रकार की है, स्ट्रेचेबल एपिथेलियम एंड नॉन स्ट्रेचेबल एपिथेलियम। स्ट्रेचेबल एपिथेलियम को ट्रांजिशनल एपिथेलियम भी बोला जाता है। नॉन स्ट्रेचेबल एपिथेलियम तीन में डिवाइडेड है। सिंपल नॉन स्ट्रेचेबल एपिथेलियम तीन में डिवाइडेड है, स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम, स्ट्रैटिफाइड कॉलमिनर एपिथेलियम। तो इसको हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे स्ट्रेचेबल एपिथेलियम से। सो यहाँ पे स्ट्रेचेबल एपिथेलियम या ट्रांजिशनल एपिथेलियम को हम पढ़ने जा रहे हैं। अगर ये ट्रांजिशनल एपिथेलियम है या हम इसको बोलते हैं स्ट्रेचेबल एपिथेलियम, तो स्ट्रेचेबल एपिथेलियम किसकी है? स्ट्रैटिफाइड या कंपाउंड एपिथेलियम का एग्जांपल है। तो यहाँ पे दो से ज्यादा लेयर ऑफ सेल प्रेजेंट है। इस पर्टिकुलर लेयर में सबसे नीचे होती है बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर यानी कि जो सबसे अंदर वाली सेल्स हैं, दीज सेल्स आर क्यूब लाइक। ये सेल्स कैसे होते हैं? क्यूब लाइक। ये सिंगल लेयर है। इसके बाद में दो से चार लेयर ऑफ जो सेल्स आती हैं वो डिफरेंट शेप की हो सकती है, पेयर शेप, अम्ब्रेला शेप, पॉलीहेड्रल शेप की हो सकती हैं। तो यहाँ पे बीच की जो लेयर है, मिडिल लेयर है, इसमें पॉलीहेड्रल शेप की सेल्स प्रेजेंट होती हैं, और जो आउटर मोस्ट है, सबसे बाहर की तरफ जो है वो प्रेजेंट होती है ओवल शेप्ड सेल्स। यहाँ पे क्या प्रेजेंट होती है? ओवल शेप्ड सेल्स। तो स्ट्रेचेबल एपिथेलियम मल्टी लेयर्ड है, 4 से 6 लेयर ऑफ सेल्स यहाँ पे देखने को मिलती हैं। इनरमोस्ट क्यूब लाइक सेल्स हैं। मिडल 2 से 4 लेयर पेयर शेप्ड, अम्ब्रेला शेप्ड या पॉलीहेड्रल शेप की हैं, और आउटर मोस्ट 1 से 2 लेयर ऑफ सेल ओवल शेप्ड सेल्स की हैं। अब यहाँ पे हमें क्या ध्यान रखना है? जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर ये पर्टिकुलर टिश्यू रेस्टिंग स्टेट में है तो यहाँ पे बेसमेंट मेम्ब्रेन हमें दिखाई देती है। रेस्टिंग स्टेट में यहाँ पे बेसमेंट मेम्ब्रेन दिखाई दे रही है। दिस इज बेसमेंट मेम्ब्रेन, क्लियर। एज वेल एज इन द रेस्टिंग स्टेट सारी की सारी जो सेल्स हैं अपनी पर्टिकुलर शेप को मेंटेन किए हुए हैं। यहाँ पे क्यूबॉइडल शेप, पॉलीहेड्रल शेप, ओवल शेप सेल्स यहाँ पे प्रॉपर
हमें दिखाई दे रही हैं, मल्टी लेयर्ड सेल्स भी यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। बट जैसे ही ये पर्टिकुलर एपिथेलियम स्ट्रेच होती है, ऑन स्ट्रेचिंग, तो स्ट्रेचिंग में यहाँ पे क्या होता है कि बेसमेंट मेम्ब्रेन तो बिल्कुल डिसअपियर हो जाती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑलमोस्ट गेट डिसअपियर्ड, और जितनी भी सेल्स हैं, अलग अलग शेप की जो सेल्स हैं वो सब फ्लैट हो जाती हैं। सो ऑल सेल्स बिकम फ्लैटेंड, ऑल सेल्स बिकम फ्लैटेड ड्यूरिंग स्ट्रेचिंग, या स्ट्रेचिंग के वक्त ये सारी की सारी सेल्स जो हैं वो फ्लैट हो जाती हैं। इस पर्टिकुलर एपिथेलियम में जो सेल्स हैं, दीज आर इंटरकनेक्टेड बाय इंटरडिजिटेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें जो सेल्स हैं वो आपस में किस प्रकार इंटरकनेक्टेड रहती हैं, इंटरडिजिटेशन से कनेक्टेड रहती हैं। आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द सेल, यहाँ पे जो आउटर मोस्ट सेल है, यहाँ पे क्यूटिकल प्रेजेंट होता है, और जो ये क्यूटिकल है ये जहां पे भी प्रेजेंट होगा ये क्या बनाएगा, इसको वाटरप्रूफ। तो यहाँ पे ये जो क्यूटिकल है ये इस पर्टिकुलर टिश्यू को कैसा बना देता है, वाटरप्रूफ बना देता है। कैसा बना देता है, वाटरप्रूफ। तो स्ट्रेचेबल एपिथेलियम बेसिकली यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये स्ट्रेचेबल एपिथेलियम कहाँ पे लोकेटेड है इसको भी हमें समझना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन इसी पे ही आता है। स्ट्रेचेबल एपिथेलियम यूरिनरी सिस्टम में प्रेजेंट है। कहाँ पे प्रेजेंट है, यूरिनरी सिस्टम में मेनली प्रेजेंट है। यूरिनरी सिस्टम में मेनली प्रेजेंट होने की वजह से इसको बोला जाता है यूरोथीलियम। क्या बोला जाता है इसको, यूरोथीलियम। यूरिनरी सिस्टम में कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है, इट इज प्रेजेंट इन द पेल्विस, इट इज प्रेजेंट इन द पेल्विस, इट इज प्रेजेंट इन द यूरेटर्स, यूरेटर्स में प्रेजेंट है, यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर, एज वेल एज प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ यूरिथ्रा, यूरिथ्रा के प्रोक्सिमल पार्ट पे भी ये लोकेटेड है। तो इसी कारण इसको क्या बोला जाता है, यूरोथीलियम। तो रीनल पेल्विस, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ मेल यूरिथ्रा में ये लोकेटेड है। प्रोक्सिमल पार्ट मतलब जो हिस्सा पहले आता है, दैट इज प्रोक्सिमल पार्ट। ऑलराइट, नेक्स्ट हम बात करते हैं नॉन स्ट्रेचेबल एपिथेलियम। तो स्ट्रेचेबल एपिथेलियम में जो सेल्स हैं वो किससे इंटरकनेक्टेड होते हैं, इंटरडिजिटेशन से। नॉन स्ट्रेचेबल एपिथेलियम में सेल्स कनेक्टेड होती हैं डेस्मोसोम से। किससे कनेक्टेड होती हैं सेल्स, डेस्मोसोम से। जर्मिनेटिवम लेयर इसको बोला जाता है। इसका मतलब यहाँ पे लगातार नई सेल्स के बनने की टेंडेंसी रहती है। यहाँ पे लगातार सेल्स माइटोटिकली डिवाइड करती हैं। इस पर्टिकुलर टिश्यू में जो सेल्स का माइटोटिक इंडेक्स होता है वो हाई होता है। ये क्यूबॉइडल और कॉलमिनर टाइप की हमें देखने को मिलती है। यहाँ पे हम 3 पढ़ेंगे नॉन स्ट्रेचेबल एपिथेलियम में, स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस, स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल, स्ट्रैटिफाइड कॉलमिनर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। स्ट्रैटिफाइड का मतलब मल्टी लेयर्ड है, मल्टी लेयर्ड है। यहाँ पे बहुत सारी सेल्स, अब ध्यान क्या रखना है, जो इनरमोस्ट है वो क्यूब लाइक सेल्स हैं, जो बीच की लेयर है वहां पे पॉलीगोनल शेप ऑफ द सेल्स प्रेजेंट है। यहाँ पे जो सेल्स की शेप है वो कैसे, पॉलीगोनल। अब यहाँ पे कैसे, स्क्वैमस एपिथेलियम, तो सबसे बाहर की जो लेयर है वो बनी होती है फ्लैट सेल्स से, फ्लैट सेल्स या स्केल लाइक सेल से बनी होती है, फ्लैट सेल्स या स्केल लाइक सेल से ये बनी होती है। ये पर्टिकुलर एपिथेलियम केराटिन के प्रेजेंट या नहीं प्रेजेंट होने के कारण 2 प्रकार के, सो ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ केराटिन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, clear, it is of 2 types, keratinized stratified squamous epithelium, non keratinized stratified squamous epithelium। तो यहाँ पे अगर कैराटीन प्रेजेंट है तो कैराटिनाइज्ड होगी, कैराटीन प्रेजेंट है तो कैराटिनाइज्ड होगी। अब ध्यान क्या रखना है कि अगर ये कैराटिनाइज्ड है तो कैराटिनाइज्ड एपिथेलियम जहां पे भी प्रेजेंट होगी वो हिस्सा होगा एक्सोस्केलेटन का। कौन सा हिस्सा होगा वो, एक्सोस्केलेटन का, जैसे हॉर्न, हेयर, हूफ, फैदर, बीक एक्सेट्रा यहां पे देखने को मिलेगी। तो यहां पे ये एक्सोस्केलेटन में देखने को मिलेगी कैराटिनाइज्ड। कहां कहां पे, एपिडर्मिस ऑफ स्किन, स्केल्स, हॉर्न, नेल्स, फैदर, बीक,
beak, hoofs, बीक, हूव्स, क्लॉज, इन सभी में हमें देखने को मिलेगी। ऑलराइट, तो कैरेटिनाइज्ड एक्सोस्केलेटन में देखने को मिलती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका कीवर्ड है, ध्यान रखना है। नॉन कैरेटिनाइज्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है इन द फॉर्म ऑफ लोकेशन। लोकेशन इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहाँ लोकेटेड है। तो इसकी लोकेशन को याद रखने के लिए हमें मेनली ये याद रखना पड़ेगा कि ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम, एलिमेंट्री कैनाल से सबसे ज़्यादा एसोसिएटेड है। एलिमेंट्री कैनाल का कौन सा हिस्सा? एलिमेंट्री कैनाल में ओरल कैविटी, यहाँ तक के हिस्से को याद कर लेना, ओरल कैविटी, या इसको हम बोलते हैं बकल कैविटी। बकल कैविटी के साथ साथ इनर लाइनिंग ऑफ लिप्स, इनर लाइनिंग ऑफ चीक में ये लोकेटेड है, टॉन्सिल्स, फेरिंग्स, ईसोफेगस। सो बकल कैविटी और ओरल कैविटी, इनर लाइनिंग ऑफ चीक, लिप्स, हार्ड पैलेट यहाँ पे लोकेटेड है, टॉन्सिल्स भी यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं, लिंगुअल टॉन्सिल्स, फेरिंग्स, ईसोफेगस एंड एनल कैनाल। ये तो सारे हमें हमारे कौन से पार्ट हो गए? एलिमेंट्री कैनाल के। क्लियर? एलिमेंट्री कैनाल से ये एसोसिएटेड है कौन सी? नॉन कैरेटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। और कहाँ पे प्रेजेंट है? लाइनिंग ऑफ विजाइना एंड कॉर्निया ऑफ आई। आई के कॉर्निया में एंड विजाइना की लाइनिंग में भी कौन सी एपिथेलियम है? नॉन कैरेटिनाइज्ड स्क्वैमस एपिथेलियम। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। तो क्यूबॉइडल एपिथेलियम में तो सारी चीजें सेम होगी। यहाँ पे इनरमोस्ट लेयर क्यूब लाइक है, बीच वाली पॉलीगोनल इन द शेप है, बट जो आउटर मोस्ट सेल्स हैं वो क्यूब लाइक हैं। आउटर मोस्ट जो सेल्स हैं दीज आर क्यूब लाइक। ऑलराइट, लोकेशन कहाँ पे है? अगर हम क्यूबॉइडल एपिथेलियम की बात करते हैं तो एक ग्लैंड्स के साथ एसोसिएट करती है, ये बात हम कर चुके हैं। तो ये प्रेजेंट होती है सिक्रीटरी यूनिट ऑफ स्वेट ग्लैंड, मेमरी ग्लैंड, सेबेशियस ग्लैंड, मेमरी ग्लैंड्स, सैलिवरी ग्लैंड्स, सेबेशियस ग्लैंड्स, पैनक्रियाटिक डक्ट, पैनक्रियाटिक डक्ट एंड फीमेल यूरेथ्रा। इनका एसोसिएशन ज्यादा किससे है? ग्लैंड से है। कॉलमिनर एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम का एसोसिएशन ज्यादातर किससे है? ग्लैंड से। कहाँ पे? सिक्रीटरी यूनिट ऑफ स्वेट ग्लैंड, मेमरी ग्लैंड, सेबेशियस ग्लैंड, सैलिवरी ग्लैंड, पैनक्रियाटिक डक्ट, ये सारा हो गया, एंड फीमेल यूरेथ्रा। इससे पहले जो हमने पढ़ा था नॉन कैरेटिनाइज, उसका एसोसिएशन था एलिमेंट्री कैनाल से। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्ट्रैटिफाइड कॉलमिनर एपिथेलियम। स्ट्रैटिफाइड कॉलमिनर एपिथेलियम, तो इस कॉलमिनर एपिथेलियम में भी मल्टी लेयर्स प्रेजेंट है। इनरमोस्ट जो सेल्स हैं वो क्यूब लाइक हैं, बीच वाली पॉलीगोनल इन शेप है, और जो आउटर मोस्ट हैं सेल्स वो दीज आर पिलर लाइक स्लेंडर और लॉन्ग इलोंगेटेड सेल्स। ऑलराइट, अब यहाँ पे इस पर्टिकुलर एपिथेलियम में जो आउटर मोस्ट सेल्स हैं इनके फ्री सरफेस पे अगर सीलिया प्रेजेंट है तो ये सीलिएटेड हो जाएंगी, सीलिया प्रेजेंट नहीं है तो नॉन सीलिएटेड हो जाएंगी। क्लियर? तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि अगर सीलिया प्रेजेंट है तो सीलिएटेड स्ट्रैटिफाइड, अगर सीलिया प्रेजेंट है तो ये हो जाएगी सीलिएटेड स्ट्रैटिफाइड कॉलमिनर एपिथेलियम। अगर सीलिया नहीं है तो नॉन सीलिएटेड, तो सीलिएटेड स्ट्रैटिफाइड कॉलमिनर एपिथेलियम। सीलिया प्रेजेंट नहीं है फ्री सरफेस पे तो नॉन सीलिएटेड स्ट्रैटिफाइड कॉलमिनर एपिथेलियम। अगर इनके फ्री सरफेस पे सीलिया प्रेजेंट है तो उसका एग्जांपल आएगा बक्कोफेरेंजियल कैविटी या बक्कल कैविटी ऑफ द फ्रॉग एंड लैरिंग्स। इंपॉर्टेंट। अगर सीलिया प्रेजेंट नहीं है तो इपीग्लॉटिस एंड मेल यूरेथ्रा का डिस्टल पार्ट, इपीग्लॉटिस एंड डिस्टल पार्ट ऑफ द मेल यूरेथ्रा। तो यहाँ पे हमने डिटेल किया किसको? कॉलमिनर एपिथेलियम को। कौन सी कॉलमिनर एपिथेलियम को? स्ट्रैटिफाइड कॉलमिनर एपिथेलियम को। इस पर्टिकुलर एपिथेलियम का लास्ट जो पार्ट बचता है वो है ग्लैंड्स, क्योंकि जो ग्लैंड्स है वो मेनली किससे बने होते हैं? एपिथेलियल टिश्यू से बने होते हैं। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि ग्लैंड्स होते क्या हैं। ग्लैंड्स आर द सेल्स और ग्रुप ऑफ सेल्स जो कि एक पर्टिकुलर सब्सटेंस रिलीज करते हैं। cell or group of cell which secrete chemical substance,
सेल है या ग्रुप ऑफ सेल है जो केमिकल सब्सटेंस रिलीज करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ग्लैंड बोलते हैं। मेनली ग्लैंड किससे बने होते हैं, एपिथेलियल टिश्यू से बने होते हैं। सो ऑल ग्लैंड्स आर कंपोज्ड ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, ऑल ग्लैंड्स आर कंपोज्ड ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। अब हमने एक चीज पढ़ी, हमने पढ़ा कि अगर एपिथेलियम क्यूबॉइडल है और इसके बीच में अगर गॉबलेट सेल है, या अगर एपिथेलियम कॉल्यूमिनर है और उसके बीच में भी अगर गॉबलेट सेल है, उसके बीच में भी मान लीजिए गॉबलेट सेल है और यहाँ पे भी गॉबलेट सेल है, तो यहाँ पे गॉबलेट सेल होना, यहाँ पे भी गॉबलेट सेल का होना इसको क्या बना देता है, इसको बना देता है ग्लैंडुलर एपिथेलियम। तो ये हो जाती है क्यूबॉइडल ग्लैंडुलर एपिथेलियम और ये हो जाती है कॉल्यूमिनर ग्लैंडुलर एपिथेलियम। तो सम कॉल्यूमिनर and cuboidal cells get specialized for secretion known as glandular epithelium। ये बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब ये जो ग्लैंड्स हैं ये तीनों जर्मिनल लेयर से लाइंड है, एक्टोडर्म से, एंडोडर्म से और मेसोडर्म से। तो जो एक्टोडर्म से लाइंड है उसको हम बोलते हैं स्वेट ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड्स एक्टोडर्म से लाइंड है। गोनाड्स मेसोडर्म से लाइंड है एंड थायराइड ग्लैंड एंडोडर्म से लाइंड है। तो जो ग्लैंड्स है वो अलग अलग जर्मिनल लेयर से लाइंड है। अब हम जो ग्लैंड्स हैं उनको अलग अलग बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल, सेल के नंबर से अगर हम देखें क्लासिफाई करें तो ग्लैंड्स दो टाइप के होंगे, यूनिसेलुलर ग्लैंड एंड मल्टीसेलुलर ग्लैंड। एक सिंगल सेल से बना हुआ ग्लैंड यूनिसेल, बहुत सारी सेल से बना हुआ ग्लैंड मल्टीसेल ग्लैंड। यूनिसेलुलर ग्लैंड का एग्जांपल है गॉबलेट सेल एंड पिनेट सेल। जो गॉबलेट सेल्स है वो म्यूसिन या म्यूकस सिक्रीट करती हैं। गॉबलेट सेल के बाद जो यूनिसेलुलर ग्लैंड में का एग्जांपल दैट इज पिनेट सेल। पिनेट सेल कहाँ पे प्रेजेंट होती है, क्रिप्ट्स ऑफ लाइबर्कन। इस तरीके से जो क्रिप्ट्स ऑफ लाइबर्कन होते हैं जो विलाइस के बेस पे प्रेजेंट होते हैं वहां पे पिनेट सेल्स प्रेजेंट होती हैं और इनका मेन काम होता है लाइसोजाइम को सिक्रीट करना। गॉबलेट सेल और पिनेट सेल के अलावा जितने भी ग्लैंड्स हैं ये मल्टी सेलुलर ग्लैंड्स हैं, जितने भी ग्लैंड्स हैं ये कैसे हैं, मल्टी सेलुलर ग्लैंड्स हैं। तो यहाँ पे ग्लैंड्स दो प्रकार के हुए, किसके बेसिस पे, नंबर ऑफ सेल के बेसिस पे, यूनिसेल एंड मल्टी सेलुलर ग्लैंड्स। नेक्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ मेथड ऑफ सिक्रीशन, सिक्रीशन के मेथड के हिसाब से ग्लैंड्स बन जाते हैं दो टाइप के, एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड्स को हम बोलते हैं डक्टलेस ग्लैंड्स, These are known as ductless glands। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स को हम बोलते हैं डक्टिव ग्लैंड्स। क्लियर, या यहाँ पे सिक्रीटरी डक्ट प्रेजेंट होती है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स में सिक्रीटरी डक्ट एब्सेंट होती है। अब डिफरेंस क्या है, जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं ये मेनली अपना सिक्रीशन बनाते हैं और इनके सिक्रीशन को या ये जो बनाते हैं उसको हम बोलते हैं हार्मोन। हार्मोन क्या है, केमिकल सब्सटेंसेस हैं। तो एंडोक्राइन ग्लैंड जो बनाता है, जो रिलीज करता है उसको हार्मोन बोला जाता है। हार्मोन क्या है, केमिकल सब्सटेंस है और ये जो केमिकल सब्सटेंस जो रिलीज करते हैं ये डायरेक्टली कहाँ पे रिलीज करते हैं, ब्लड स्ट्रीम में रिलीज करते हैं क्योंकि इनके पास कोई डक्ट नहीं होती। क्लियर, जो सिक्रीटरी डक्ट वाले ग्लैंड्स हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं, ये जो भी सिक्रीट करते हैं ये कहाँ पे जाता है, डक्ट में जाता है। मान लीजिए यहाँ पे ये पर्टिकुलर ग्लैंड है, इसने जो भी बनाया वो डायरेक्टली ब्लड में गया। यहाँ पे मान लीजिए कोई ग्लैंड है, इसने कुछ भी बनाया तो ये कहाँ पे जाएगा, ये सिक्रीटरी डक्ट में जाएगा। इस ग्लैंड ने जो भी बनाया ये सिक्रीटरी डक्ट में जाएगा और सिक्रीटरी डक्ट से ये कहाँ पे चला जाएगा, टारगेट ऑर्गन के पास, टारगेट ऑर्गन के पास। अब यहाँ पे जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है जो भी बनाते हैं ये डायरेक्टली कहाँ जाता है, ब्लड स्ट्रीम में, और ब्लड स्ट्रीम की सहायता से ये फिर टारगेट ऑर्गन के पास जाता है। फिर ये किसके पास जाता है, टारगेट ऑर्गन के पास जाता है। क्लियर, तो जहाँ पे ब्लड स्ट्रीम का रोल आ जाता है वो हो जाता है एंडोक्राइन ग्लैंड्स। सो देयर प्रोडक्ट कॉल्ड हार्मोन, इट इज सिक्रेटेड डायरेक्टली इनटू द फ्लूइड बाथिंग द ग्लैंड। ये डायरेक्टली कहाँ पे रिलीज होता है, फ्लूइड में, जो भी सिक्रीशन है वो कहाँ पे रिलीज होता है, डायरेक्टली इन द ब्लड स्ट्रीम। एग्जाम्पल क्या है, थायराइड ग्लैंड, पिट्यूटरी, थाइमस, पीनियल, पैराथायराइड, एड्रिनल ग्लैंड, ये सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं।
इनको हम आगे भी डिटेल करेंगे जब हम एंडोक्राइन सिस्टम को डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिक्रीटरी डक्ट, जहां पे प्रेजेंट होते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो दे सिक्रीट म्यूकस, सलाइवा, इओवैक्स, ऑयल, मिल्क, एंजाइम एंड अदर प्रोडक्ट्स, अदर सब्सटेंसेज ये सिक्रीट करते हैं, डक्ट में सिक्रीट करते हैं। इसी के साथ साथ कुछ ऐसे भी ग्लैंड्स होते हैं जो दोनों ही नेचर रखते हैं, जिनको हम हेटेरोक्राइन या मिक्स ग्लैंड्स बोलते हैं। हेटेरो का मतलब होता है बोथ एंडोक्राइन एज वेल एज एक्सोक्राइन। इस नेचर में दो ग्लैंड्स आते हैं, पैनक्रियाज एंड गोनैड्स। अब हम गोनैड्स की बात करते हैं तो गोनैड्स जो हैं वो एंडोक्राइन हार्मोन भी बनाते हैं और गैमीट्स भी बनाते हैं, इसलिए मिक्स काइंड हो गए। अगर हम पैनक्रियाज की बात करें तो पैनक्रियाज हार्मोन भी बनाते हैं और एंजाइम्स भी बनाते हैं। तो यहाँ पे पैनक्रियाज कैसे हो गए, एक्सोक्राइन नेचर के हो गए। तो एक्सोक्राइन पार्ट यहाँ पे प्रेजेंट होता है। एग्जाम्पल क्या है, पैनक्रियाज एंड गोनैड्स। एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों नेचर के यहाँ पे मिलने वाले पैनक्रियाज एंड गोनैड्स। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सिक्रीशन, किस प्रकार का सिक्रीशन, नेचर कैसा है सिक्रीशन का, उसके आधार पे ग्लैंड्स तीन प्रकार के, एक्राइन और मीरोक्राइन, एपोक्राइन एंड होलोक्राइन, तीन प्रकार के यहाँ पे और हम ग्लैंड्स पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इनके एग्जाम्पल की। तो एक्राइन और मीरोक्राइन का एग्जाम्पल है स्वेट ग्लैंड्स, एपोक्राइन का एग्जाम्पल है मेमोरी ग्लैंड्स, होलोक्राइन का एग्जाम्पल है मियोबोमियन ग्लैंड्स। ऑलराइट, अब ये किस प्रकार से सिक्रीशन करते हैं वो ध्यान रखना है। सबसे पहले हम बात करेंगे मीरोक्राइन ग्लैंड किस तरीके से सिक्रीशन कर रहे हैं। तो जब मीरोक्राइन ग्लैंड अपना सिक्रीशन करते हैं तो इस तरीके से करते हैं कि सेल को कोई नुकसान नहीं होता और एग्जोसाइटोसिस से ये जो भी अपना सिक्रीशन है वो रिलीज कर देते हैं। हियर फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ ग्लैंड, मीरोक्राइन ग्लैंड। अब यहाँ पे अ वेसाइकल रिलीजिंग इट्स कंटेंट, वेसाइकल ने अपना कंटेंट रिलीज किया, ये कंटेंट यहाँ पे आ गया ल्यूमन में। सिक्रीटरी प्रोडक्ट इन ल्यूमन ऑफ द ग्लैंड, जो सिक्रीटरी प्रोडक्ट है ये ल्यूमन में है और इस ल्यूमन से ये एक्सोसाइटोसिस से बाहर निकल जाएगा बिना सेल को नुकसान पहुंचाए। मतलब यहाँ पे सेल का कोई भी नुकसान नहीं होगा और जो भी सिक्रीशन है वो बाहर चला जाएगा। ऐसे ग्लैंड कौन से होते हैं, मीरोक्राइन। नेक्स्ट एपोक्राइन ग्लैंड। एपोक्राइन ग्लैंड में क्या होता है, यहाँ पे हम देखें कि जब भी सिक्रीशन निकलता है तो सेल का कुछ पार्ट बाहर आ जाता है। तो आप देख भी पा रहे हैं पिंच्ड ऑफ पोर्शन ऑफ सेल। मान लीजिए सेल का पोर्शन था, ये सेल का पोर्शन यहाँ पे पिंच्ड ऑफ हो गया, यहाँ पे पोर्शन पिंच्ड ऑफ हो गया सेल का, यहाँ पे पोर्शन पिंच्ड ऑफ हो गया सेल का, और ये जो पिंच्ड ऑफ पोर्शन ऑफ द सेल है इसी में ही सिक्रीटरी प्रोडक्ट है, इसी में ही सिक्रीटरी प्रोडक्ट है। यानी कि यहाँ पे थोड़ा सा सेल का नुकसान हुआ है, सिक्रीशन के लिए यहाँ पे सेल का नुकसान हुआ है, बट जो भी सेल का नुकसान हुआ है वो सेल दोबारा से रीजनरेट कर लेगी। तो ऐसे ग्लैंड्स कौन से होते हैं, एपोक्राइन ग्लैंड्स। एग्जांपल मेमोरी ग्लैंड्स। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, होलोक्राइन ग्लैंड्स। जो यहाँ पे होलोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, ये जब ग्लैंड्स अपना सिक्रीशन सिक्रीट करते हैं तो पूरी सेल डिसइंटीग्रेट होती है, पूरी सेल खत्म हो जाती है और उसकी जगह नई सेल बन जाती है। सो हियर सेल विद सिक्रीटरी प्रोडक्ट, मान लीजिए ये जो सेल है इसके पास क्या है, सिक्रीटरी प्रोडक्ट है, इस सेल के पास क्या है, सिक्रीटरी प्रोडक्ट है। क्लियर। अब यहाँ पे पूरी की पूरी जो सेल है वो डिसइंटीग्रेट हो गई, कंटेंट को रिलीज करने में पूरी की पूरी सेल खत्म हो गई और पीछे से यहाँ पे नई सेल का फॉर्मेशन हो गया। मतलब सिक्रीशन के लिए पूरी की पूरी सेल का नुकसान होता है और जब पूरी सेल खत्म होती है तो उसकी जगह नई सेल बन जाती है। तो यहाँ पे सिक्रीशन के बेसिस पे कि सेल को कितना नुकसान होगा, सेल का कुछ पार्ट नुकसान में जाएगा या सेल को कोई नुकसान नहीं होगा, उसके आधार पे यहाँ पे ग्लैंड्स हमने तीन टाइप के पढ़े, एपोक्राइन, होलोक्राइन एंड मीरोक्राइन। तो दिस इज ऑल अबाउट एपिथेलियल टिश्यू।